हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जॉबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का आज के वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल केमिस्ट्री। जी हाँ स्टूडेंट्स, सॉइल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत ही माइन्यूटली चीज पढ़ेंगे। जो भी आपको लगे जहां दिक्कत आ रही है, हम आपको ना एक एक चीज का आंसर बताने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से, और बहुत मजा आने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, जुड़े रहिए, जबरदस्त मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मतलब आपके जीवन का सबसे बेस्ट क्लास होने वाला है, बहुत ही आनंद आने वाला है। एक बार देखने का मतलब देखते ही रहना है, ऐसा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला चैप्टर चालू करेंगे, पहले फिर उसके बाद दूसरा ऐसे पढ़ते जाएंगे। एक्चुअली क्या है, सोइल केमिस्ट्री जो है ना वो इजी है, बट बहुत सारे ऐसे लेक्चरर हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, प्योर केमिस्ट्री, और सॉइल केमिस्ट्री में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे कई सारे बच्चों के बार बार कॉल्स आ रहे थे, सर इसको पढ़ा दो। एजी केमिस्ट्री ऑलरेडी पहले पढ़ाई थी मैंने एग्जाम के टाइम में, एक साथ ही 3 या 4 दिन में सारे चैप्टर करवाए थे। और अब एजी केमिस्ट उसका एजी बायो का, उसके बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे एजी केमिस्ट्री। बहुत मजा आने वाला है। लेट्स एंजॉय, लेट्स स्टार्ट द सॉइल केमिस्ट्री। राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं उनके लिए शुरू कर रहे हैं सॉइल केमिस्ट्री पहला चैप्टर। और पहला चैप्टर ये वाला है, नेम ऑफ द चैप्टर मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण। अच्छा, मजेदार बात ये, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए एकदम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, दोनों मीडियम में चलेगा, दोनों लैंग्वेज में चलेगा, दोनों चीज एक साथ चलेगी और परफेक्टली चलेगी। ठीक है, लाइन टू लाइन चलेगी। अगर वो बच्चा है उसके बाद उसको लग रहा है मेरे पास तो नोट्स ही नहीं है, सर पढ़ा रहे हो, अरे भैया बुक में से लाइन टू लाइन, इधर अलग लाइन, मतलब दिखने में अलग दिखेगी, मामला एक ही है बाबा। ठीक है, तो आपकी बुक में से लाइन टू लाइन चलेगा। और दिस इज मृदा 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 खनिज चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण पढ़ेंगे। बोले तो सॉइल मिनरल्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड सॉइल फॉर्मेशन, दैट इज अवर चैप्टर। विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉइल हम लोग बात करने वाले हैं सॉइल की। सॉइल आपके बीच है, लहराती हुई, मचलती हुई, और ये सॉइल है। और साथ साथ ही हम लोग उसका वेदरिंग के बारे में पढ़ने वाले। मतलब ये चैप्टर जो है ना वो यूं कह सकते हो कि 3 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट में हम लोग सॉइल को पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में ना आपका मिनरल्स को पढ़ेंगे, प्राइमरी मिनरल, सेकेंडरी मिनरल, ये पढ़ेंगे। उसके बाद रॉक्स पढ़ेंगे, रॉक्स का टूटना पढ़ेंगे, और फाइनली रॉक से सॉइल बनाने वाला मतलब पेडोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सॉइल पढ़ेंगे और इसमें मजा आने वाला, बहुत मजा आने वाला। पहले आपको जो दिख रहा है ये आप जो देख रहे हैं सॉइल है। ये क्या है बेटा? सॉइल है। और सॉइल जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड सोलम से आया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो सॉइल वर्ड है, द सॉइल वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड। सीधी सी बात करें तो लेटिन भाषा के सोलम से आया है, लेटिन भाषा के सोलम से आया है। और उसका जो शब्द का अर्थ होने वाला है वो आपका फ्लोर होने वाला है। जी स्टूडेंट्स, मृदा शब्द का जो ओरिजिन हुआ है, वर्ड कहां से आया है, मिट्टी सॉइल कहां से आया, और ये वर्ड आया लेटिन भाषा के सोलम से, और उसका मतलब है फ्लोर या फर्श। कल के लिए मत छोड़ना दोस्त, कल के लिए छोड़ छोड़ के दुनिया को आगे निकल जाने दिया आज तक आप लोगों ने। इसलिए जो पढ़ना हाथों हाथ पढ़ डालने का बेटा। तो द वर्ड सोइल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोलम विच लिटरली मीन्स, जिसका अक्सर हम बात करें तो मतलब होता है फ्लोर। तो भाई साहब ये जो सोइल दिख रही है ना, सोइल, इसका मतलब है फ्लोर। आई थिंक एंजॉय कर रहे होंगे आप। मृदा शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के सोलम से हुई है, कल के लिए मत छोड़ना, जिसका मतलब होता है फ्लोर या फर्श होता है। ठीक है, अब भाई साहब ना ये धरती तो बहुत बड़ी है भाई जी, साढ़े नाल जाओ तो मतलब किलोमीटरों में, सैकड़ों किलोमीटरों में, हजारों किलोमीटरों में है। अब धरती तो बहुत बड़ी है, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है। अब मैं उसमें से सोइल किसको कहूं? तो भैया जो सोइल जो है ना, जिसको आप मृदा कह रहे हैं, वो केवल अर्थ की अपर लेयर है, बस ऊपर ऊपर की लेयर है भाई साहब, ऊपर ऊपर की लेयर है वो। मतलब मृदा किसको मानोगे आप? पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर को मानेंगे, मतलब टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। सॉइल इज कंसिडर्ड टू बी द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। हाँ सही बता रहा हूं मैं भाई, अर्थ तो बहुत बड़ी है। जैसे कोई आदमी है वो रॉकेट लेके ना भाई साहब ये अर्थ में घुसता गया, धरती में घुसता गया, घुसता गया, घुसता गया। भाई साहब ऊपर ऊपर का जो है ना, ऊपर ऊपर की 15 सेंटीमीटर, कुछ साइंटिस्ट मानते 30 सेंटीमीटर, केवल वो ही मिट्टी है, वो ही मिट्टी है। बाकी तो भाई जी और तो अर्थ क्रस्ट आ जाएगी, थोड़ा और जाओगे तो कोर आ जाएगी, और अगर आप अंदर घुस गए तो मेंटल आ जाएगी, फिर नीचे क्या आ जाएगी? मेंटल आ जाएगी। तो सॉइल
केवल और केवल अपर लेयर को ही बोलते हैं, अर्थ की केवल अपर लेयर को ही बोलते हैं। मैं समझता हूं शायद आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ये वाला सोइल है, बस ये डायग्राम में जो आपको दिख रहा है ना बेटा, बाकी नीचे जो है ना फिर सोइल, मतलब ये सोइल ऊपर ऊपर वाला हो गया। अभी अब इसको डिटेल पढ़ेंगे आगे, उसके बाद नीचे जो है ना फिर उसके बाद सोइल नहीं बोलने वाले। मतलब 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर कुछ लोग कहते हैं यही सोइल है, बाकी नीचे सोइल नहीं है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर आप कभी सोइल को देखेंगे तो सोइल ना 3 डायमेंशनल नेचुरल बॉडी है। 3 डायमेंशनल दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, देखिए इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। मतलब आप अगर यूं यूं करें, मान लेते हैं इसको यूं करें, ये देखिए भाई जी ये क्या है, वो केडंगो है भाई जी, ये डेप्थ है। आप सोइल की देखोगे तो ये क्या है, डेप्थ है। कोई बच्चा हिंदी में पढ़ता है, मतलब वो अगर कंडक्टर को जो ना परिचालक बोलता है, बिल्कुल ही प्योर हिंदी पढ़ता है, तो उसके लिए गहराई है। ठीक है भाई। उसके बाद में ये वाला जो है ना, इसको मैं थोड़ा दिखा, ये व्हाइट व्हाइट सा बुरा लग रहा होगा आपको, ये क्या हो गया, ये अगर हम इसकी बात करें तो ये होगी इसकी लेंथ, लंबाई हो गई। ठीक है दोस्त। और ये वाला क्या हो गया, ये वाला, ये चौड़ाई हो गई, विड्थ हो गई। इसका मतलब तुम्हारी जो सॉइल है, तुम्हारी जो मिट्टी है, उसके ना लंबाई भी है, 3 विमा है, 3 विमा है, 3 डायमेंशन है। राइट है, 3 डायमेंशन है भाई साहब। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, गहराई भी है। इसलिए सोइल क्या हो गई, त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड होगी भाई साहब, है ना। 3 डायमेंशनल होगी भाई साहब, 3 डायमेंशन हो गई। ये आपकी लंबाई होगी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, ये ना चौड़ाई हो गई जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विड्थ, और ये आपका डेप्थ या गहराई होगी। आई थिंक मैं समझाने में कामयाब हो रहा हूं कि सोइल जो होती है ना, वो त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है, जिसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और गहराई भी होती है। राइट है। थोड़ा और आगे चलते हैं। सोइल जो है ना बेटा, वो प्लांट्स के लिए तो ये मान लो भगवान है। वही इसी से हो ना पूरा मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, यांत्रिक आधार मिलता है। वही यांत्रिक आधार मतलब भाई सब खड़ा रखती है, जड़ों को अपने अंदर जाने देती है, उसको सहारा देती है, दैट इज मैकेनिकल सपोर्ट। इसके अलावा पानी देती है बाबा, मिट्टी से ही पानी आने का, तो क्या क्या आ गया सर, मैकेनिकल सपोर्ट आ गया, यांत्रिक आधार आ गया, जल आ गया और न्यूट्रिएंट्स आ गए। तो सॉइल प्रोवाइड्स, ये सॉइल प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे ना इसको देती है। थोड़ा सा हिल गया शायद, मुझे लग रहा है ना, एक बार देखना। ठीक है भाई, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है, अभी 1 मिनट में इसको सही करते हैं भाई साहब। ये थोड़ा आ जाएगा ना, नया नया काम है। ठीक है, उसके बाद एक बार सही सेट होने के बाद चलता रहेगा। दूसरा लाना पड़ेगा वो लैपटॉप उसमें खोल के। हो गया भाई, और आगे बढ़ते जाते हैं। आया इसमें चलेगा नहीं लेकिन, एक सेकेंड, उधर से हिला, इधर से हिला, तो ये देखो ना मानस, इधर से देख पड़ेगा। ये क्या डायरेक्ट चल रहा है लैपटॉप से, चलो दूसरे में लगा दिया, लगाओ। आ गया, चलो आगे आगे बढ़ा गया। ये थोड़ा कर लेंगे भी, नया नया है, मतलब खूब सारा व्यवस्था बहुत है, लेकिन कौन सा लगाना है सारा। तो सॉइल प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। अगर मैकेनिकल सपोर्ट आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, आप जहां खड़े हैं ना, वो आपका मैकेनिकल सपोर्ट है कि आप सीधे खड़े हैं। आप यूं भी हो सकते हैं मैकेनिकल सपोर्ट नहीं हो तो, राइट। तो ये यांत्रिक आधार भी है, जल और न्यूट्रिएंट्स भी आपको देती है। तो समझ में आ रही है मेरी बात। इसके बाद देखिए, केवल जो लैंड है ना, उसका ऊपर ऊपर वाला पार्ट ही है, जिसमें क्या क्या होता है, मिट्टी क्या है, मृदा क्या है बेटा, केवल जो लैंड है या अर्थ है, उसका केवल ऊपर ऊपर का अनऑर्गेनाइज्ड मिनरल मैटर है। फिर से हिल गया भैया, ये लगाना पड़ेगा इसको ना, हिल गया, चेंज कर दो, चेंज कर देते 1 मिनट में, उठा लो। ये हिलता है ऐसे इसमें से, ये तो सही है ना। आ गया, ये आपका हो गया टॉपिक। थोड़ा सा आगे ले लेते, कोई बात नहीं, चेंज कर दिया इसको, अब दिक्कत नहीं आएगी, और आएगी तो आएगी। ये तो जीवन दिक्कतों से भरा पड़ा है जी, क्यों, ये है। तो सॉइल क्या हो गया बेटा, ये फिर हिल गया, मुझे लग रहा है यहां से हिल रहा है सही, उसमें से नहीं हिल रहा है, या केबल में दिक्कत है ना, केबल में दिक्कत है शायद, या डायरेक्ट उसमें लगा के आज आज तो पीडीएफ बढ़ा के, और क्या चला है, मतलब चल रहा है, आ गया, नहीं से नहीं आएगा।
पीछे जाएगा तो ऐसे क्यों हो रहा है कसम जी? केबल में और नहीं, केबल कोई और लेकर आता था यार, ले रहा हूँ जितनी देर में पीडीएफ बढ़ा दीजिए ना, पीडीएफ बना दीजिए। थोड़ी देर पीडीएफ से बढ़ाता हूँ, उसके बाद ये थोड़ी सी केबल दूसरी मंगवा लेते ना। चलो कोई बात नहीं, ले रहे इसमें डायरेक्ट लेना पड़ेगा। ये वाली एक बार लियो केबल जब तक है ना, ठीक है कोई बात नहीं, डायरेक्ट ले लेते हैं, ये तो अपना ही है। बस इसमें ये इफेक्ट नहीं आएंगे, बस उसमें क्या मजा आ रहा था इफेक्ट का, थोड़ी देर में हो जाएगी चालू, ये क्यों डायरेक्ट आ जाए, कोई बात नहीं। चलिए बेटा, ये वाला चल रहा था अपना ना कि मृदा क्या है, केवल भूमि के ऊपर का जो है ना असंगठित पदार्थ, अनऑर्गेनाइज, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है और अनऑर्गेनाइज पदार्थ है, और पादप वृद्धि के लिए एक प्रकार का माध्यम भी है। ठीक चल रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। सॉइल इज एन अनऑर्गेनाइज मिनरल्स, मिनरल से बनी होती है भाई साहब, रॉक से बनी होती है, और रॉक किससे बने होते हैं, मिनरल से। आता है क्या आपको? चट्टान बनेली खनिजासु, खनिज बनेला तत्वासु, तत्व बनेला अणुआसु, अणु बने परमाणुसु। ये कंसेप्ट है सॉइल केमिस्ट्री के, एजी केमिस्ट्री का ना कंसेप्ट है इस पूरे चैप्टर का, कि रॉक्स बनेली मिनरल्स हो, मिनरल बनेला एलिमेंट्स हो, एलिमेंट बनेला मॉलिक्यूल्स हो, मॉलिक्यूल बनेला एटम्स हो। मींस जो रॉक्स होती है, चट्टानें जिनसे मिट्टी बनती है बाद में, वो किससे बनी होती है, मिनरल से बनी होती है। और मिनरल कैसा होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, असंगठित होता है, मतलब कोई वेल एस्टेब्लिश नहीं होता है, और प्लांट ग्रोथ के लिए नेचुरल मीडियम है। प्लांट को तो किधर से वृद्धि करना है, इधर से करना है भाई साहब, प्लांट को वृद्धि कहां करना, मिट्टी में तो करना है। तो ये इसका ये हो गया। उसके बाद में अब इसका हम डेफिनेशन लेंगे, तो आपकी बुक में ना दो तरह से डेफिनेशन दी हुई है, दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन दी हुई है जोफे और मार्बट की, और एक दी हुई है आपको बकमन और ब्रेडी की। मैं कह रहा हूं बिल्कुल सरल है भाई साहब, कोई सा ले लो आप तो चाहे, है ना। जैसे पहले मैं ले रहा हूं किसके हिसाब से, जोफे और मार्बट के हिसाब से। ये कहता है कि सोइल जो है ना वो एक नेचुरल बॉडी है, एक प्राकृतिक पिंड है। करेक्ट बोल रहा हूं भाई साहब, नेचुरल पिंड है भाई साहब, थोड़ी देर पहले ही बोला था मैंने। इसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और ऊंचाई भी होती है, राइट। तो नेचुरल है। बनती कैसे, प्राकृतिक पदार्थों पे प्राकृतिक बलों से बनती है। अब बात आती है प्राकृतिक पदार्थ क्या है, रॉक्स है ना बाबा, रॉक्स प्राकृतिक पदार्थ है, और प्राकृतिक बलों के प्रभाव से उस पर बहुत सारे वेदरिंग फोर्सेस काम करते हैं, बहुत सारे दूसरे, है ना, केमिकल वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है, उसके प्रभाव से विकसित होती है। मतलब आप इसको ना टुकड़ों में बांट लेवे, आप लोग क्या करें, इसको टुकड़ों में बांट लेवे। एक मिनट, कौन सा था, टुकड़ों में बांट लेवे कर जी। लिखने के लिए पेन कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला। टुकड़ों में कैसे, एक लाइन तो आप ये कर लेवे, लिख ही ले बेटा, लिख ले। एक तो ये नेचुरल बॉडी है भाई साहब, अकॉर्डिंग टू जोफे और मार्बट, सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी, एक पार्ट। इसको नंबर 1 लगा ले अपनी बुक के अंदर ही। इसको क्या पार्ट्स में डिवाइड करके फिर जोड़ना पड़ेगा आपको। डेफिनेशन जो है बेटा पहले पार्ट्स में डिवाइड करनी पड़ेगी, नेचुरल बॉडी है। नंबर 2 क्या है, जो प्राकृतिक पदार्थ जिनको आप रॉक्स कहते हैं, जिनको आप चट्टान कहते हैं, उस पर प्राकृतिक बल काम करते हैं। प्राकृतिक बल बोले तो लाइक अपक्षय, जिसको कहते हैं वेदरिंग, रॉक्स का टूटना, वो काम करता है। और प्राकृतिक है ना, तो डेवलप्ड बाय नेचुरल फोर्सेज। विच वन इज द नेचुरल फोर्सेज, नेचुरल फोर्सेज क्या हो गया बोले तो वेदरिंग होगी बेटा, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। किसके ऊपर हुई, नेचुरल मटेरियल्स के ऊपर हुई। तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। तो यहां पर इसको 2 टुकड़ों में कर लो भाई साहब, प्राकृतिक पिंड है मतलब नेचुरल बॉडी है, और प्राकृतिक पदार्थ पे यानी रॉक्स पे नेचुरल फोर्सेज ने काम किया ना, तब बनी है। तो मुझे लग रहा है शायद 2 पॉइंट अपन बनाने में कामयाब रहे। करेक्ट है भाई, थोड़ा सा और चलते फिर। इसमें ना अलग अलग गहराइयों के मिनरल मिलेंगे,
अभी मैंने जस्ट ही कहा था रॉक से बनी, और रॉक किससे बनी होती है? मिनरल से। चट्टान बनी छे खनिजांसु, खनिज बने छे तत्वांसु, तत्व बने छे अणुसु, अणु बने परमाणुसु। तो अलग अलग गहराई की खनिज है, अलग अलग गहराई का ही कार्बनिक अवयव है, और उससे फिर सेंस्तर बने हुए, होराइजन्स बने हुए हैं। होराइजन जानते हो? अगर आप मिट्टी को कभी जो है ना बेटा खड़ी काटते हैं, सोइल प्रोफाइल को देखते हैं, तो आप अलग अलग होराइजन या अलग अलग सेंस्तर देखते हैं, जैसे ओ, उसके बाद में आता है ए, उसके बाद आता है बी, उसके बाद आता है सी और आर, ऐसे आता है इस तरह से। तो आप ये कह सकते हो कि ये कैसे बनी है? अलग अलग गहराई के खनिज है, मतलब कई थोड़े ज्यादा गहरे हैं खनिज, बहुत सारे हैं, कई थोड़ा ऊपर तक ही है, अलग अलग गहराई खनिज है, और अलग अलग ही कार्बनिक पदार्थ है। आपको पता है मिट्टी में दो मोटे मोटे, सॉलिड में दो मटेरियल होता है। दो मटेरियल कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया आपका इनऑर्गेनिक मैटर। कभी आप किसी सॉइल की स्टडी करेंगे तो इनऑर्गेनिक मैटर या मिनरल मैटर वो 45% होता है, और सॉलिड का 90% होता है। सॉलिड का, ठोस का 90% होता है, और 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है, और सॉलिड का वो 10% होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं अलग अलग गहराई खनिज है, अलग अलग कार्बनिक अवयव या कार्बनिक पदार्थ है, और इन कार्बनिक पदार्थ और खनिजों की वजह से इसके जो होराइजन है वो अलग अलग होते हैं। तो यहां पर अगर आप पॉइंट की बात करें तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है, 2। नंबर 3, क्यों इसके सेंस्त्रों में भेद है? सेंस्त्रों में भेद क्यों, अलग अलग क्यों है सेंस्तर? क्यों कोई ओ है ऑर्गेनिक सेंस्तर है, कोई ए है, बी है? उसका कारण है खनिज और कार्बनिक पदार्थ, बोले तो मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर उसके लिए जिम्मेदार है। फिर हर जो होराइजन है, हर सेंस्तर है, ओ ए बी सी जो भी है, वो अपने नीचे वाले सेंस्त्रों से किस किस में अलग होता है? भौतिक गुणों में अलग है, भौतिक गुणों में अलग है, बनावट में अलग है। ये आपका ना मिल्क चल गया है कंप्यूटर भी, ये भी थोड़ा आगे आगे, ये वाला ये डेफिनेशन चल रहा है, ठीक है भाई, ये चल रहा है। तो अलग अलग गहराई खनिज है, अलग अलग गहराई के मिनरल से, इसकी वजह से क्या होते हैं? होराइजन्स डेवलप है। और हर सेंस्तर अपने नीचे वाले सेंस्तर से आकारिकी में, आकारिकी जानते हो? आकारिकी मॉर्फोलॉजी, इसके बाद भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में, है ना, इसके अलावा जैविक लक्षणों में, बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अलग अलग है। अब मैं एक बार आपको देखो, अगर आपको पॉइंट्स बनाने आते हैं तो एक बार इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर ले। सबसे पहले देखिए नेचुरल, एक ऐसे टुकड़ों में लिखे इसको ना भाई साहब आप टुकड़ों में लिखे, कि आप लिखे पहले तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, उसको याद कर ले। फिर प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है, पॉइंट नंबर 2, 1 और 2। पॉइंट नंबर 3 क्या है? अलग अलग गहराई के खनिज होते हैं, अलग अलग कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसके हिसाब से ही इसके सेंस्त्रों में भेद होता है। भेद बोले तो अलग अलग होते हैं, कहीं ओ है कहीं ए है, तो इसका ओ ए होने का कारण क्या है? ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल मैटर, बोले तो खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। और हर होराइजन जो है ना, होराइजन मैंने आपको बताया जैसे ओ है फिर ए है, वो अपने नीचे वाले से किसकी वजह से अलग है? आकारिकी की वजह से अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुणों की वजह से अलग है, बनावट के हिसाब से अलग है, रासायनिक गुणों के हिसाब से अलग है, और जैविक लक्षणों के हिसाब से भी अलग अलग है। अब आपको मैं ओरिजिनल डेफिनेशन उनकी बताता हूं जो इंग्लिश में दिया था, ये तो खैर उसकी हिंदी बनाई हुई है, और ये आपकी देखो इंग्लिश हो गई। ये अकॉर्डिंग टू जोपे एंड बार्बेट, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी डेवलप्ड बाय नेचुरल फोर्सेस एक्टिंग, काम करते हैं नेचुरल फोर्सेस ऑन नेचुरल मटेरियल। तो दो भाग ये हो गए। तीसरा हो गया इट इज यूजुअली डिफरेंशिएटेड इनटू होराइजन। होराइजन में इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग करते हैं, किसकी वजह से? फ्रॉम मिनरल, है ना, फ्रॉम मिनरल एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर जो मिनरल है उसके हिसाब से अलग अलग होराइजन बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें ओ, तो ओ के अंदर भरा पड़ा है ऑर्गेनिक मैटर। ए में भरी पड़ी है ह्यूमस और उसके साथ लगे हुए कैटाइंस लगे थे ना, तो ये डिफर होते हैं। किससे डिफर होते हैं? वेरिएबल डेप्थ अलग अलग विच डिफर फ्रॉम पेरेंट मटेरियल, वो अपने पैतृक पदार्थों से अलग होते हैं जिससे वो बन के आए, मतलब जो जिससे जिस रोग से बने उससे अलग होते हैं। फिर और किससे अलग होते हैं? देखो किसकी वजह से अलग होते हैं अपने नीचे वाले होराइजन से। एक तो मोर्फोलॉजी में अलग होते हैं, मोर्फोलॉजी बोले तो आकारिकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अलग होते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना, बनावट में अलग होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुणों में अलग होते हैं, और कंपोजिशन संगठन में अलग होते हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी अलग अलग होते हैं। मैं एक साथ बोल रहा हूं, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। इसमें अलग अलग गहराई के खनिज और कार्बनिक अवयव उसके हिसाब से अलग अलग सेंस्तर या होराइजन बन जाते हैं,
और हर होराइजन अपने नीचे वाले होराइजन से आकारिकी में अलग अलग है, बोले तो मॉर्फोलॉजी में अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुणों में अलग है, बनावट या स्ट्रक्चर में अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज में अलग अलग है, संगठन या गुणों में कंपोजिशन में अलग अलग है, और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में भी अलग अलग है। ये डेफिनेशन आप ऐसे के ऐसे टुकड़ों में बांट के करेंगे। इसके बाद में एक डेफिनेशन और है जो दी थी बकमन और ब्रेडी। तो लेट्स स्टार्ट बकमन एंड ब्रेडी। ये बकमन ब्रेडी का है। बकमन ब्रेडी की और उसकी डेफिनेशन में ज्यादा फर्क नहीं है। ये पता है बकमन क्या कहते हैं? ये भी वही कहते हैं भैया नेचुरल बॉडी है, सॉइल नेचुरल बॉडी है, कहने की जरूरत नहीं भैया। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, पहले भी कह रहे थे। फिर थोड़ा सा आगे चेंज कर रहे हैं कि भैया ये जो बनती है ना, वो बनती किससे है? इससे जो डिकम्पोज या वेदर्ड कह दो, टूटे हुए और अपक्षयित खनिज पदार्थों से बनती है। भैया मिट्टी हमेशा रॉक से बनती है और रॉक में क्या होते हैं? मिनरल्स। इसके अलावा और क्या होता है? और किससे बनती है मिट्टी? ऑर्गेनिक मैटर से बनती है। केवल मिनरल से आप सॉइल नहीं बना सकते, केवल मिनरल से नहीं बनेगी, मिनरल से नहीं बनेगी। उसके साथ साथ उसमें कई सारे, है ना, मिनरल बोले तो इनऑर्गेनिक मैटर हो गया, उसके साथ साथ कई जीवों का, है ना, पत्तियां पड़ी है, किसी की, है ना, टहनियां पड़ी है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर भी आएगा। तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित और अपक्षयित कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से, ये पदार्थ जो है ना, चाहे ऑर्गेनिक मैटर सड़ रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, उसके सड़ने से कैसे बनती है? प्रोफाइल के रूप में बनती है। परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में विकसित होती है, मतलब प्रोफाइल्स बन जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सॉइल नेचुरल बॉडी है, सॉइल एक नेचुरल बॉडी है जो मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जीवांश पदार्थ और खनिज पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ, इनके सड़ने से और अपक्षय से प्रोफाइल के रूप में, इनके मिक्सर से प्रोफाइल के रूप में डेवलप होती है। ये पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है। मैंने जब चालू किया तभी कहा था कि भैया सॉइल तो केवल ऊपर ऊपर की लेयर है, सॉइल तो केवल ऊपर ऊपर की लेयर है, उसके नीचे पूरी धरती है, अर्थ है, पृथ्वी। तो केवल ऊपर ऊपर जो है ना, ऊपर ऊपर की लेयर के रूप में पूरी पृथ्वी को ढकती है। और सही तरीके से अगर इसको पानी मिल जाता है, सही तरीके से हवा मिल जाती है, तो फिर इसके ऊपर पौधे खड़े हो जाते हैं, यानी कि पौधों को यांत्रिक आधार मिलता है और जीविका मिल जाती है, मतलब जीने का सपोर्ट भी मिल जाता है। अब मैं एग्जैक्ट वो डेफिनेशन जो ओरिजिनली दी थी बकमन ब्रेडी ने इंग्लिश के अंदर, वो ये वाली है। अकॉर्डिंग टू बकमन एंड ब्रेडी, सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी, बता दिया मैंने। सिंथेसाइज्ड इन ए प्रोफाइल, प्रोफाइल के रूप में सिंथेसाइज होती है। फ्रॉम ए वेरिएबल, आई थिंक फ्रॉम दोबारा क्या, फ्रॉम ए वेरिएबल मिक्सर ऑफ ब्रोकन वेदर्ड मिनरल, वेदरिंग हुए हुए या ब्रोक मिनरल्स जो होते हैं ना, खनिज रॉक्स वाले, उनके टूटने से ये प्रोफाइल के रूप में डेवलप्ड हुआ है। एंड वेदर्ड मिनरल्स और ब्रेक डाउन हुए मिनरल्स, वेदरिंग जानते होंगे, रॉक्स का टूटना वेदरिंग है या अपक्षय है। कचरे का सड़ना डिकम्पोजिशन है, जिससे पहले डफ होता है, ग्लिटर होता है कचरा, उसके बाद वो डब बन जाता है सड़के, और पूरा सड़के हुमस बन जाता है। तो सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी सिंथेसाइज्ड, यानी कि इसका संश्लेषण हुआ, निर्माण हुआ है इन ए प्रोफाइल, प्रोफाइल के रूप में, फ्रॉम ए वेरिएबल मिक्सर ऑफ, बहुत सारा बदलता हुआ परिवर्तनशील मिक्सर है, मिश्रण है, किसका? रॉक्स का, वेदर्ड रॉक्स का या वेदर्ड मिनरल्स का, और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का। डिकेइंग बोले तो सड़ते हुए ऑर्गेनिक मैटर का ये पूरा का पूरा मिक्सर है। तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित और अपक्षयित खनिज पदार्थों और कार्बनिक पदार्थ यानी जीवांश पदार्थों के सड़ने से प्रोफाइल के रूप में डेवलप हुई है। फिर आगे क्या कर रहा है? ये क्या करती है? द अर्थ इन ए थिन लेयर, ये पूरा विच कवर्स, जो कवर कर लेती है, किसको कवर कर लेती है? अर्थ को, है ना। विच कवर द अर्थ इन ए थिन लेयर, एक पतली लेयर के रूप में कवर कर रही है। एंड फिर होना क्या है? व्हेन कंटेनिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर, अगर प्रॉपर हवा है इसके पास, एंड वाटर, अगर पानी है, तो ये पौधों के लिए मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है और उनको जिंदा भी रखती है। एंड पार्ट सस्टेन टू प्लांट्स, मतलब पौधों को खड़ा भी रखती है, जिंदा भी रखती है। आई थिंक मैं समझा पा रहा हूं दोनों के दोनों में। एक बार फिर से लास्ट टाइम बोल रहा हूं, दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, इससे पहले जो हमने पढ़ी वो थी जोफे और मार्बट की, वो इस तरह से बोलती है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। अलग अलग गहराई की खनिज और कार्बनिक पदार्थों की वजह से, अवयवों की वजह से अलग अलग सेंस स्तर या होराइजन है, और हर होराइजन अपने नीचे वाले होराइजन से आकारिकी में अलग है, भौतिक गुणों में अलग है, बनावट में अलग है, रासायनिक गुणों में अलग है, जैविक और इसमें जैविक लक्षणों में अलग अलग है। इंग्लिश में बोले तो सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी, इससे पहले वाली बता रहा हूं मैं, सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी डेवलप्ड बाय नेचुरल फोर्सेज एक्टिंग ऑन नेचुरल मटेरियल। इट इज यूजुअली डिफरेंशिएटेड इनटू होराइजन्स। इट इज, ये वाली बता रहा हूं मैं, इससे पहले वाली ये वाली।
इट इज यूजुअली डिफरेंशिएट इनटू होराइजंस। होराइजंस में डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम द मिनरल और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मिनरल के हिसाब से और ऑर्गेनिक मैटर के हिसाब से। वो वेरिएबल डेप्थ अलग अलग गहराई के होते हैं, है ना। और वो हमेशा जो ऊपर वाला लेयर है, ऊपर का जो होराइजन, वो अपने पेरेंट मेटेरियल या नीचे वाले होराइजन से मॉर्फोलॉजी में अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अलग है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज में अलग अलग है, एंड कंपोजिशन और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी अलग अलग है। इसके बाद जस्ट हमने पढ़ी बकमन ब्रेडी अंकल वाली डेफिनेशन, वो ये वाली है। जस्ट अभी अपन ने देखा, इन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया इसको। इन्होंने कहा मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित, बोले तो डिकम्पोज, या यूं कहे कि ब्रेक डाउन हो रखा है, जिसका वेदर्ड भी कह सकते हो, और अपक्षित खनिज पदार्थों और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से प्रोफाइल के रूप में डेवलप होती है। प्रोफाइल आप जानते हो खड़ी काट को बोलते हैं, पर पूरे अर्थ को ये थिन लेयर के रूप में ढकती है, और जल और हवा सही मिल जाए तो ये पौधों को यांत्रिक आधार और जीविका भी देती है। इंग्लिश में क्या बोला मैंने, अकॉर्डिंग टू बकमन एंड ब्रेडी, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी सिंथेसाइज इन ए प्रोफाइल, प्रोफाइल के रूप में सिंथेसाइज हो रही है, निर्माण बन रही है फ्रॉम ए वेरिएबल मिक्सर ऑफ ब्रोकन एंड वेदर्ड मिनरल्स। बहुत सारे जो मिनरल्स है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़ता हुआ ऑर्गेनिक मैटर है, उनसे एक लेयर के रूप में डेवलप होती है, विच कवर्स द अर्थ, और अर्थ को कवर करती है इन ए थिन लेयर, एक पतली लेयर के रूप में, केवल ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं। व्हेन कंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर, इसके पास अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर है तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है और प्लांट्स को जिंदा भी रखती है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला, हो गया। चलिए अब पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। आगे की तीर दबाओ, और दबाओ, उधर वहां का जाएगी, कौन सा दबा दिया आपने, इसमें दबाओ ना एरो उधर का आगे जाने के लिए, और आगे जाने वाला आई वाला, ठीक है भाई। चलो शुरू करते हैं। अब पढ़ेंगे हम मृदा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। किसी को बताना ही नहीं है, बहुत सिंपल है, सरल है। ये डेफिनेशन जरूर थोड़ी सी लंबी सी दे दी इन्होंने, लेकिन वो है तो है भाई साहब। उस जमाने में ना हमारे वाले तो जाड़े वाड़े में बिजी रहते थे। ये बकमन ब्रेडी, ये जोफे एंड मार्बर्ट है ना, ये लोग साइंस, मतलब ये साइंस में बहुत आगे थे, तो इन लोगों ने जो दे दिया उसको पढ़ना पड़ता है भाई साहब। हमारे वाले होते तो बहुत आराम से बनाते होते ना डेफिनेशन, भाई अरे माटी तो केवल ऊंचा की शहर, और फिर बिम तो पेड़ पौधा ही पेड़ पौधा उगोड़ा रहा, बस ऐसे बनती फिर। लेकिन हमारे वाले तो सब किसमें लगे पड़े हैं, झाड़े लगवाने में। इसलिए दिक्कत क्या है, सारे लोग अंग्रेजों ने काम किया। तो चलो मृदा की विशेषता बताता हूं। पहली विशेषता आप आराम से पॉइंट टू पॉइंट आपकी बुक के हिसाब से बता रहा हूं मैं। ये पहला पॉइंट है कि भाई साहब जो सोइल होती है ना, वो नेचुरल बॉडी होती है ना। और ये प्लांट ग्रोथ के लिए, प्लांट को उगने के लिए, प्लांट को बड़े होने के लिए ये एक नेचुरल मीडियम है, यानी कि प्राकृतिक माध्यम है। इसके अंदर ही प्लांट खड़े रहते हैं। क्या इसको आप कृत्रिम रूप से मिट्टी को बना सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, सोइल एक नेचुरल बॉडी है, प्राकृतिक पिंड है, और पौधों की वृद्धि के लिए एक नेचुरल मीडियम भी है, प्राकृतिक माध्यम भी है। इसके ऊपर पौधे खड़े रहते हैं भाई साहब, सोइल के ऊपर। और मिट्टी को आज तक बना नहीं पाया भाई साहब, जादू मंत्र से मिट्टियां नहीं बनी है। नेचुरली ये अपने आप ही बनती है। जब रॉक्स टूटती है, कोई आप मंत्र करके अकड़ बकड़ बम्बे वो करके नहीं बना सकते। तो पहली विशेषता क्या हो गई, सोइल। तो या पहले कह दो यार, नॉर्मल आपके नंबर आगे डले हुए हैं कि सोइल एक नेचुरल बॉडी है, अगर और प्लांट्स के लिए नेचुरल मीडियम है। सोइल इज ए नेचुरल बॉडी एंड इट इज ए नेचुरल मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए नेचुरल मीडियम है एंड कांट बी सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली। इसको कोई जादू मंत्र से कोई बना नहीं सकता, जादूगर देवा वगैरह ये बना नहीं सकते, ये नेचुरली बनती है। चले विशेषता एक एक पॉइंट टू पॉइंट लेते हैं। सबसे पहली मृदा की विशेषता क्या है भाई साहब, ये ना होराइजन्स में बटी होती है। पहली विशेषता होराइजन बटी होती है। देखो आप लेयर्स देखो, लेयर्स देखो, ऊपर वाला ओ ए बी सी आर, ऐसे लेयर्स में बटी होती है। बड़े गौर से देख, कितना मस्त डायग्राम है, दिख रहा है किसी को? तो पहली विशेषता क्या हो गई, ये संस्तरों में बटी होती है। संस्तर मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, ये जो लेयर दिख रही है ना, इंग्लिश में इनको होराइजन कहते हैं, हिंदी में इनको संस्तर कहते हैं, ठीक है। अब ये बने कैसे संस्तर, ये कई सारे पदार्थ आके जमा हुए, रॉक्स टूटी, उनसे कई सारे पदार्थ आके जमा हुए, कई सारे पदार्थ जो है ना बेटा वो स्थानांतरित हुए, संचयित हुए, आके इकट्ठे हुए, तब जाके ये बनी है। चलिए इंग्लिश में बात कर लेते हैं। It is divided into different horizon. Soil is divided into different horizon. You can see the horizon O, A, B, C, R. ये आए कहां से, क्यों आए?
बहुत सारा मेटेरियल यहां से वहां गया ड्यू टू मूवमेंट, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एंड अक्यूमुलेशन ऑफ सबस्टेंस सॉइल हैव डिफरेंट होराइजन। कोई पूछे क्यों बढ़ गए इतने होराइजन है, काहे होते हैं रे होराइजन मोहन, तो आप कहोगे जी बहुत सारे सबस्टेंस यहां से वहां जाके इकट्ठे हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ना, और वहां जाके जमा हो जाते हैं, इसकी वजह से होराइजन बनते हैं। मुझे लग रहा है शायद पहला पॉइंट हो गया, आप पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल, और उसमें पहला क्या आया कि ना अलग अलग लेयर्स में बटी होती है जिनको होराइजन्स कहते हैं। काहे बन गए रे होराइजन की मटेरियल जो ना टूट टूट के कहीं जाके जमा हो जाता है, तो नीचे है ना इधर से उधर तो ओ ए बी सी इस तरह से बन जाते हैं सारे के सारे, राइट भाई। सबसे ऊपर ओ बन जाता है, कचरे से बनता है, ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, ऐसे होता है। तो मुझे लग रहा है पहला पॉइंट शायद आप समझने में कामयाब रहे सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, मृदाओं में जो है ना क्यों चेंज होता है, मोर्फोलॉजिकली अलग अलग क्यों होते हैं होराइजन, है क्यों अलग अलग होती है मिट्टियां या होराइजन, या क्यों डिफरेंस होता है इनके अंदर। इसका कारण है मिट्टियां अलग अलग होने का, एक तो पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेटिक फैक्टर, और है ना इनकी वजह से, दो चीजों की वजह से। देखो मिट्टी में पैतृक पदार्थ, पैतृक पदार्थ जानते हो, चट्टान, मिट्टी की मम्मी है चट्टान, कौन सी टान, चट्टान। तो मृदाओं में ना पैतृक पदार्थ और जलवायु बोले तो पेरेंट मटेरियल और क्लाइमेट, इनकी वजह से डिफरेंस होते हैं, अलग अलग मिट्टियां अलग अलग होती है। कौन से डिफरेंस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग होती है, बोले तो आकारिकी अंतर होता है, रासायनिक रूप से अलग अलग होती है, केमिकल होता है, किसी में ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में केमिकल होता है, किसी में नहीं होता है, और बायोलॉजिकली भी डिफरेंट होती है। कईयों में माइक्रोब्स में ना बैक्टीरिया ज्यादा है, कईयों में नुकसान करने वाले हैं, कईयों में फायदा करने वाले ज्यादा है, ऐसे अलग अलग होती है। तो मैं शायद 2 पॉइंट बताने में कामयाब रहा हूं मृदा की विशेषता में, कि विभिन्न संस्तरों में बटी होती है, होराइजन में बटी होती है। होराइजन बनते कैसे है, पदार्थ आके जमा हो जाते हैं, पदार्थ का संचार होता है, पदार्थ का संचयन इकट्ठा होना एक्युमुलेशन की वजह से बनती है। इंग्लिश में बोले तो इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट होराइजन ड्यू टू मूवमेंट, ट्रांसफर एंड एक्युमुलेशन ऑफ सबस्टेंस, सॉइल्स हैव डिफरेंट होराइजन। दूसरा भी जस्ट आपके सामने है कि मिट्टी जो होती है वो 2 वजह से ना अलग अलग होती है सब जगह की, मोर्फोलॉजिकली अलग अलग होती है आकार के हिसाब से, रासायनिक रूप से अलग होती है, जैविक रूप से अलग होती है, और उसके कारण 2 ही है। एक तो पेरेंट मटेरियल कि वो किस चट्टान से बनी है, वो चट्टान कैसी है, कहते हैं ना जैसा मारान बाबलिया बसियाई छोड़ चरा, चट्टान जैसी होगी वैसी मिट्टी बनेगी। क्लाइमेट कैसी है वहां की, बरसात होती है, सूखा है, कैसा है, उसके हिसाब से मॉर्फोलॉजिकली अलग होती है, केमिकली अलग होती है, और बायोलॉजिकली भी अलग होती है। तो ड्यू टू डिफरेंट पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस आर फाउंड इन द सॉइल। 2 ही, अरे बाबा 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि आप मृदा की विशेषताएं बताओ। आप कहना होराइजन में बटा होता है, और होराइजन पदार्थों के आके जमा होने से, इकट्ठा होने से, स्थानांतरण से बनती है। दूसरा बताना है कि मॉर्फोलॉजिकली, केमिकली एंड बायोलॉजिकली अलग अलग होती है सॉइल्स, किसकी वजह से होती है, मम्मी पापा बोले तो रॉक्स की वजह से, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से अलग अलग होती है। उसके बाद तीसरे मतलब अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है मृदा का कार्य, फंक्शंस ऑफ द सॉइल। ये मिट्टी क्या क्या काम करती है, क्या सुबह उठ के चाय बनाती है, नो सर। क्या दोपहर बाद में दूध लेके आती है, नो सर। क्या गोबर डालती है भैंस का, नो सर। तो फिर करती क्या है, पहला काम है अर्थ क्रस्ट और एनवायरमेंट के बीच में इंटरफेस है ये, मतलब ऊपर एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट, नीचे अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के ऊपर की लेयर सोइल है बाबा। अर्थ क्रस्ट की, अर्थ क्रस्ट तो भाई साहब 100 किलोमीटर भी गहरी हो सकती है। ओ हाँ हो सकती है, 100 किलोमीटर गहरी, अरे 100 नहीं 150 भी हो जाए कभी कभी तो। लेकिन अर्थ तो केवल 15 से 30 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब नीचे तो अर्थ क्रस्ट बोले तो भूपपड़ी 100 किलोमीटर तक भी हो सकती है वो नीचे वाली तो, और ऊपर एनवायरमेंट, हवा, वातावरण, ये तो इन दोनों के बीच में ये सतह है सॉइल। तो सॉइल क्या बताओ, देखे भूपपड़ी बोले तो अर्थ क्रस्ट, बोले तो वायुमंडल, इनके बीच की इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब सरफेस है दोनों का बीच में, क्योंकि ऊपर एनवायरमेंट, नीचे अर्थ क्रस्ट, बीच में तेरी सॉइल। अब इससे होता क्या है, इससे बहुत सारे सबस्टेंस है बेटा ऊपर से नीचे जाते रहते हैं, नीचे से ऊपर आते थे, मतलब साइकिलिंग चलती रहती है। जैसे एनर्जी, एनर्जी क्या होती है भाई साहब, एनवायरमेंट से सॉइल में आ जाती है, अर्थ क्रस्ट में, सॉइल में यूं चलता रहता है। ऐसे ही आपका वाटर, वाटर भी ऐसे मूव करता है, एनवायरमेंट में गया, फिर बरसात बरस के नीचे आ गया जमीन के ऊपर, फिर थोड़ा उनमें से हल्का सा जो है ना मिट्टी में नीचे घुस के अर्थ क्रस्ट में भी चला गया, फिर वापस भाप बन के इवापोरेट होके वापस उड़ गया, चलता रहता है ना बाबा।
तो भूपपड़ी और वायुमंडल, नीचे भूपपड़ी अर्थ क्रस्ट है, ऊपर एनवायरमेंट या वायुमंडल है, दोनों के बीच में एक इंटरफेस है। और ये किन किन चीजों को इधर से उधर साइकिलिंग करती रहती है? एनर्जी का करती है, वाटर का करती है, एनर्जी का करती है, और ये तो वाटर का करती है, गैसों का करती है, न्यूट्रिएंट्स का भी करती है। देखो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, आप क्या क्या हो रहा है इसमें। देखो पानी ऊपर से, बरसात नीचे आ रही है, दिख रहा है या ना दिख रहा? बरसात आ रही है, जमीन में पानी चला गया, फिर पौधे ने ले लिया, फिर वापस इवापोरेट हो गया, ऊपर जा रहा है, आ रहा है, यूं ऐसे न्यूट्रिएंट्स का भी ऐसे चलता है। पोषक तत्व भी ऐसे रिसाइकलिंग करती है, तो एनर्जी का भी रिसाइकलिंग करती है, वाटर का करती है, गैसेज का करती है, एनवायरमेंट की गैसेज मिट्टी में आती रहती है, मिट्टी वाली वापस एनवायरमेंट में जाती रहती है, या नीचे अर्थ क्रस्ट में जाती है, चलता रहता है इनके बीच में ही। ठीक है भाई। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का करती है। तो सॉइल इज ए डायनेमिक, बोले तो सॉइल इज ए, इंटरफेस हो गई, यहां तो इंटरफेस आएगा मुझे लग रहा है, ये इन्होंने गलत लिख दिया इसको ना, ये इंटरफेस है, इसको सही बोल रहा हूं मैं। सॉइल इज ए इंटरफेस बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर। मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार निकाल के, कहां से लेगा बोर्ड, कहां से आएगा? यहां से बोर्ड थोड़े आएगा, यहां से दूसरा बोर्ड। हाँ, इसको ऊपर रुक मैं से कर, रुक इस पे लिख दो ना यार, क्यों? यहां पे थोड़ा मैं चेंज करता हूं, शायद उन्होंने दूसरी लाइन डाल दी इसमें। सॉइल क्या होती है यहां पर? देखो आप जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो कहेंगे सर ने ना ऐसे, हमारा तो ऐसे कर दिया। सो हिंदी में तो वैसे भी बुक ऐसी कैसी है। तो सॉइल इज ए इंटरफेस। इंटरफेस क्या होती है? दो के बीच की सरफेस को बोला जाता है इंटरफेस। दो के बीच की सरफेस कैसी हुई? ऊपर आपका एनवायरमेंट हो गया, नीचे अर्थ क्रस्ट हो गई, बीच में सॉइल हो गई, तो ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ती है इंटरफेस। सॉइल, हाँ, सॉइल इज ए इंटरफेस बिटवीन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट क्या हो गई? भूपपड़ी नीचे वाली, करेक्ट है भाई? हाँ, अर्थ क्रस्ट एंड द एटमॉस्फेयर, ऊपर कौन हो गया? एटमॉस्फेयर। तो नीचे भूपपड़ी या कह दो अर्थ क्रस्ट, ऊपर क्या हो गया? एनवायरमेंट। इन दोनों के बीच का इंटरफेस है। और क्या करती है? ये रिसाइकल करती है। किस किस का रिसाइकल करती है? क्या हुआ? मक्खी बैठी वापस बंदी हो गई, बॉडी रिसाइकल करती है बेटा। एक बार वापस स्टार्ट हो रहा है। रिसाइकल करती है, किसका रिसाइकल करती है? मैंने बताया था आपको, एनर्जी का। लिख दो आप, थस इट रिसाइकल्स नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एनर्जी, वाटर, गैस, न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी, वाटर, गैस, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है भाई, इसका रिसाइकलिंग करती है। चल जाएगा सर में। चलिए आगे देखिए, हो गया? दोबारा लिखू या लिख लिया? सॉइल इज एन इंटरफेस बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड द एटमॉस्फेयर, thus it recycle नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एनर्जी, वाटर, गैस एंड न्यूट्रिएंट्स। इन्होंने क्या वो, हाँ यही तो है, सही तो है, सही तो है। सॉइल इज ए डायनेमिक इंटरफेस बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड द एटमॉस्फेयर दैट रिसाइकल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एनर्जी, वाटर, गैस एंड न्यूट्रिएंट्स। करेक्ट है भाई? चलिए थोड़ा सा और चलते हैं। दूसरा काम बताओ। इसका दूसरा फंक्शन है, सॉइल ये हमारी पौधा ने मैकेनिकल सपोर्ट है, सॉइल ये हमारी वाटर है, देव न्यूट्रिएंट है। सॉइल क्या क्या देती है? पौधों के लिए मैकेनिकल सपोर्ट देती है, मैकेनिकल सपोर्ट है, मैकेनिकल मीडियम है ना, प्लांट ग्रोथ के लिए। और वाटर देती है, न्यूट्रिएंट्स देती है। इसके अलावा ऑक्सीजन भी तो मिट्टी देती है पौधों की जड़ों को। इसके अलावा सूर्य की जो हीट है, सन रेज की जो हीट है, उसको स्टोर कर लेती है और ग्रोथ करने वाले पौधों को देती रहती है। तो काम नंबर 1 तो क्या बताया मैंने भाई साहब? ऊपर एनवायरमेंट बोले तो वायुमंडल, नीचे अर्थ क्रस्ट बोले तो भूपपड़ी, इन दोनों के बीच की आंतरिक सतह है। दूसरा, कई सारी चीजों का साइकिलिंग करती है। कभी ऊर्जा ऊपर है, कभी जमीन में है, कभी अर्थ क्रस्ट में है, कभी जल, वाटर, गैस, न्यूट्रिएंट्स ये रिमूव होते रहते हैं, आते रहते हैं। अब दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन ये हो गया कि पौधों को ना यही अपने अंदर रखती है, यही खड़ा रखती है, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट या यांत्रिक आधार देती है, मैकेनिकल मीडियम उसके लिए, वाटर देती है प्लांट ग्रोथ के लिए प्रोवाइड,
वाटर, न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व। इसके अलावा जड़ों को श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन भी देती है रे तेरी सॉइल। इसके अलावा सूरज की जो गर्मी है, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फसल को होने में या पौधों को उगने में। और वहां पर ये सन हीट को, सन रेज को, सन की जो गर्मी है, टेम्परेचर है, उसको स्टोर करती है और प्लांट्स को देती रहती है। तो सॉइल इज ए मैकेनिकल मीडियम, मैकेनिकल सपोर्ट मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, प्रोवाइड्स वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। सॉइल स्टोर्स हीट ऑफ द सन, और सूरज का हीट को भी स्टोर कर लेती है, एंड सप्लाइज इट टू द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ, और पौधों को उनकी ग्रोथ के लिए देती रहती है। समझ में आ गया होगा शायद, दो पॉइंट तैयार हो गए होंगे कि मिट्टी ये पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट देती है, वाटर भी देती है, न्यूट्रिएंट्स भी या पोषक तत्व भी देती है, और ऑक्सीजन भी देती है। 4 चीज दे रही है। मैकेनिकल सपोर्ट खड़ा रखती है भाई साहब, वाटर भी दो गए ना, न्यूट्रिएंट भी, पोषक तत्व, और जड़ों को श्वसन भी देती है। 4 चीज तो ये हो गई। इसके अलावा हीट, जो सूर्य भगवान जो गर्मी देते हैं उसको भी अपने अंदर रखती है, तो 5वीं चीज हीट देती है, जिससे पौधे ग्रोथ कर जाते हैं। अब लेते हैं तीसरा पॉइंट, और तीसरे में क्या करती है भाई साहब, हमें रहने के लिए जगह भी तो देती है। ये देखो लोगों ने, बिल्डरों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, इसके ऊपर नहीं देती। मृदा ना, हाँ, ऊपरी जो सतह मिट्टी की, उस पर खेती वाली फसलों का उत्पादन करते हैं, हम फसलें उगाते हैं। काम नंबर 3 हो गया। वो हमारे लिए और क्या है, मिट्टी जो है ना बेटा, हमारे लिए, पौधों के लिए, जंतुओं के लिए, सबके लिए घर भी है, नेचुरल हैबिटेट भी है। इसी के ऊपर हम ना इमारतें बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। फालतू का जो कचरा है इसी के अंदर डाल रहे हैं हम, फैक्ट्री से निकलने वाला, घरों से निकलने वाला, डेयरी से निकलने वाला, है ना, सारा कचरा इसी में डाल रहे हैं। तो तीसरा काम क्या हो गया बाबा, कि हमारी खेती वाली फसलों को उगने के लिए जगह देती है। दूसरा क्या हो गया, हमारे घर भी इसके ऊपर ही बने हुए हैं। तीसरा क्या हो गया, बिल्डिंगें बनाते हैं बाबा, रोड भी बनाते हैं, और वेस्ट मटेरियल, कचरा भी इसी में मिलाते हैं भाई साहब, सारा इधर ही मिल जाता है। तो तीसरा फंक्शन क्या हो गया, इंग्लिश में बोलता हूं, द अपर सरफेस ऑफ द सॉइल इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, राइट। अपर सरफेस ऑफ द सॉइल, सॉइल का जो ऊपर वाला सरफेस है उसको खेती वाली फसलें उगाने के काम में लिया जाता है। सॉइल इज ए नेचुरल हैबिटेट, और एक ये प्राकृतिक आवास भी है। ये हिलता है शायद, इसको टेबल को ना, नेचुरल हैबिटेट भी है, अलग अलग जीवों के लिए, प्लांट्स के लिए, है ना, इस तरह से। सॉइल इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स बनावा भाई साहब, रोड बनावा, है ना, कचरा भी इसी में डाल देते हैं। तो मुझे लग रहा है शायद आप स्क्रीनशॉट भी इनके ले सकते, अगर आप लिख नहीं पा रहे तो, और आराम से धीरे धीरे ले ले, और या फिर आप इसको नोट करते जाए, इंग्लिश वालों के लिए। हो गया भाई, चलिए और चलते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और वो है आपकी बुक के हिसाब से स्टडी ऑफ सॉइल, मृदा का अध्ययन। ठीक है भाई, और मृदा का अध्ययन ना 2 भागों में करते हैं, 2 तरह से करते हैं। पेडोलॉजी, तो सॉइल साइंस बोले तो मृदा विज्ञान, इसको डिवाइड कर दिया गया 2 फॉर्म्स में या 2 पार्ट्स में। एक तो होता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जानो, पेड क्या कहवा है, पेड में बताऊं भाई जी, मिट्टी का प्राइमरी पार्टिकल या करे 3 मिट्टी के प्राथमिक कण होते हैं, जिनको कहते हैं सैंड, सेल्ट, क्ले। मिट्टी के प्राइमरी पार्टिकल बताना भाई साहब, प्राथमिक कण, सैंड, सेल्ट, क्ले, प्राथमिक, सैंड, सेल्ट, क्ले, प्राथमिक। 3 पार्टिकल होते हैं। एक तो होता है सैंड, आप चाहो तो इसको प्रेम से ना बालू भी बोल सकते हो, रेत भी बोल सकते हो। एक होता है सिल्ट, दूसरा क्या हो गया, सिल्ट, और तीसरा हो गया क्ले। सब छोटी होती है क्ले, पढ़िए कभी आपने, सैंड, सिल्ट, क्ले। इन तीनों पार्टिकल के जुड़ने से एक बड़ा पार्टिकल बन जाता है, नेचुरल पार्टिकल बन जाता है, उसको बोला जाता है पेड, PED, पेड। क्या बोलते हैं, PED, पेड। चलिए थोड़ा मैं इनकी साइज आपको बता दूं, कई सारे बच्चों को तो बहुत अच्छे से आती होगी, कुछ बच्चे होंगे जो बूढ़े होंगे, सीधे होंगे, दुनियादारी जानते नहीं होंगे, उनको इनकी मैं साइज भी याद करा देता हूं। और वो इस तरह से बांटते हैं। सबसे छोटी होती है क्ले, सबसे छोटी होती है बाबा क्ले, क्ले होती है सबसे छोटी। कौन सी हो गई, क्ले। और क्ले का साइज बच्चे याद करते हैं, इसको हिंदी में मृतिका भी कहते हैं, मृतिका, राइट है, मृतिका। मैं तो खैर हालांकि इन वर्ड से थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बच्चा आगे चल के जब उसको इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश की ज्यादा तैयारी होनी चाहिए, इंग्लिश के वर्ड्स अच्छे से आने चाहिए।
क्ले, इसकी साइज होती है लेस देन 0.002 mm। 0.002 mm से छोटे वाले को क्ले बोलते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इससे थोड़ी बड़ी आती है उसको बोलते हैं सिल्ट। हिंदी में इसको कई बार गाद बोलते हैं या फिर सिल्टी बोलते हैं। सिल्ट की साइज में क्या करते हैं, पहले तो है जो ही लिख देते हैं 0.002 पॉइंट किसका लो। अभी पॉइंट के बाद 2 जीरो है ना, तो एक कर दो भाई 0.02 mm। सिल्ट याद हो गया होगा। इससे छोटा होना चाहिए, वो तो क्ले हो गया, इस छोटे का चिन्ह है, पर इससे बड़ा यानी कि ये लिखा और पॉइंट आगे किसका दिया, इससे बड़ी आती है उसको बोलते हैं महीन बालू। क्या बोलते हैं बाबा, महीन बालू। महीन बालू बोले तो फाइन सैंड। फाइन सैंड में क्या करने का, ये वाला लिख डालने का 0.02 और पॉइंट किसका आने का, हम तो जी पॉइंट किसकाते हैं बचपन से ही, और ये हो गया आपका 0.2 mm। फिर आ गई मोटी बालू, ये मोटे बालू कोरसेंट। और कोरसेंट की साइज फिर वापस लिख डालने का 0. ये वाला 2, 0.2 से लेके 2.0 मतलब 2 mm तक हो गया ये। अगर 2 mm से ज्यादा है तो ग्रेवल है, वो कंकड़ पत्थर है, वो मिट्टी नहीं है, फिर वो कंकड़ पत्थर है। वो कब कंकड़ पत्थर है, जब मोर देन 2 mm है, ऐसे होता है। तो ये जो तीनों पार्टिकल है ना, क्ले का, सिल्ट का और सैंड का, ये पार्टिकल जब आपस में जुड़ते हैं, ये कण आपस में जुड़ते हैं ना बाबा, तब बनने वाला कण कहलाता है पेड़। क्या कहलाता है रे बाबा, पेड़। और पेड़ की स्टडी बोले तो प्योरली मिट्टी की स्टडी, वो कहलाती है पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी में ना मृदा को क्या माना जाता है, नेचुरल बॉडी माना जाता है, प्राकृतिक पिंड माना जाता है भाई साहब। सॉइल इज कंसिडर्ड नेचुरल बॉडी, मतलब उसका मिट्टी के साथ कोई संबंधों का अध्ययन नहीं करते हैं। पढ़ते क्या क्या, फिर मिट्टी का जन्म पढ़ते हैं, कैसे बनती है मिट्टी, कैसे रॉक्स टूटती है उसको पढ़ते हैं। उसके अलावा कैसे वो बन जाती है मिट्टी, फिर बाद में आराम से उसका कैसे डेवलपमेंट हो जाता है, और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, व्हाट डिस्ट्रीब्यूट, कैसे वो फैल जाती है, कैसे जो है ना अलग अलग जगह अलग अलग मिलती है, इसका स्टडी करें। मैं सिंपली बोलूं तो केवल मिट्टी का स्टडी करना, मिट्टी का उससे किसी और के साथ लेना देना का अध्ययन करने की जरूरत ही नहीं है। तो सॉइल इज कंसिडर्ड ए नेचुरल बॉडी भाई साहब, प्राकृतिक पिंड मानते हैं इसको हम लोग, इसके अंदर पेडोलॉजी के अंदर, और ये उसके जन्म से संबंधित है, बर्थ से संबंधित है ना। सॉइल इज कंसिडर्ड ए नेचुरल बॉडी, प्राकृतिक पिंड है, और ये किससे रिलेटेड है, जन्म, विकास और वितरण से संबंधित है। वितरण बोले तो कहां कितनी है उसके हिसाब से पढ़ते हैं। मुझे लग रहा है शायद समझ में आ गई। पेडोलॉजी नेचुरल बॉडी होती सॉइल, इसका पढ़ते जन्म निर्माण वितरण, जन्म निर्माण वितरण, बर्थ, डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। चलिए अगले वाले पढ़ते हैं। अगला है एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी पढ़ते तो मिट्टी है रे बाबा, लेकिन पौधों के हिसाब से पढ़ते हैं रे बाबा, पौधों के हिसाब से पढ़ते हैं। देखो स्टडी तो किसका करते हैं, मिट्टी का ही करते हैं जी, लेकिन पौधों के हिसाब से पढ़ते हैं, प्लांट कम्युनिटी के हिसाब से पढ़ते हैं, पौधों के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, तब वो कहलाती है एडेफोलॉजी। इसका मतलब पेडोलॉजी एडेफोलॉजी में मोटा अंतर क्या हो गया, पेडोलॉजी केवल मिट्टी पढ़ेंगे, पेड्स को पढ़ेंगे। व्हाट इज पेड्स, एक नेचुरल एग्रीगेशन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले। मृदा के जो प्राथमिक कण है ना, सैंड, सिल्ट, क्ले, और वो नेचुरली ढेला सा बढ़ गया, बड़ा सा कण बढ़ गया तो उसके लिए पेड़ आता है, पेड़। और अगर आपने हल चला के बनाया, ऐसे हल चलने से बना, उसके लिए वर्ड आता है क्लोड, ढेला। अपने आप बने तो पेड़ कहलाता, पेड़ की स्टडी पेडोलॉजी। और अगर हल चला के बनाए तो क्लोड, ढेला। लेकिन ये इडेफोलॉजी है। इडेफोलॉजी क्या है भाई, इडेफोलॉजी सुन रहे हो ना, इडेफोलॉजी क्या, इडेफोलॉजी साइंस है, और वो केवल और केवल पढ़ेंगे तो सोइल ही, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लांट्स पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लांट्स पढ़ते हैं, राइट। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी। सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी,
ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। मृदा एक प्राकृतिक पिंड। मैं मृदा को प्राकृतिक पिंड क्यों कहूं? ऐसा मुझे मिट्टी में क्या दिखा कि मुझे उसको प्राकृतिक पिंड कहना चाहिए? ये वाली बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, मैं कुछ बातें, कुछ शर्तें आपकी बुक में से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि आपको आखिर में हार मान के मिट्टी को नेचुरल बॉडी कहना पड़ेगा। हम तो नहीं कहेंगे, कहना पड़ेगा। अभी मैं शर्तें बता रहा हूं, देखना। अभी जैसे पहला, नेचुरल क्यों है सोइल नेचुरल बॉडी, इसके पक्ष में बात करूंगा मैं, विपक्ष में नहीं करने वाला हूं। भाई साहब, आज हम मिट्टी के साथ खड़े हैं। मिट्टी, धरती हमारी माता है ना? इसी की वजह से हमारे पेट में अनाज आता है, इसी की वजह से हमारे पेट में अनाज आता है। इसलिए आज हम इसके पक्ष में खड़े हैं सोइल के, और मैं साबित करके दिखाऊंगा कि सोइल नेचुरल बॉडी है। कैसे करूंगा? देखो, एक तो मिट्टी ना नेचुरल बॉडी है क्योंकि इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है बेटा, इंडिपेंडेंट एंटिटी है इसकी, इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। क्या आप मिट्टी को छू सकते हैं? यस सर। क्या आप मिट्टी के ऊपर बैठ सकते हैं? यस सर। क्या सोइल को आप, है ना, महसूस कर सकते हैं? यस सर। तो इसका मतलब उसका नेचुरल एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एंटिटी है या एग्जिस्टेंस है। तो कह सकते हैं भाई साहब, छूने पे पता लग रहा है कोई ना कोई चीज तो है, इसका मतलब बॉडी है भाई साहब, वो नेचुरल बॉडी है। इसके बाद इसके गुण विशेष और विभिन्न है, अलग अलग गुण आते हैं। हर मिट्टी के अपने अपने गुण है, लेकिन मिट्टी के गुण तो है ना भाई साहब, वो अलग भी है और विभिन्न भी है। अब इसको मैं जीवित पिंड कहूंगा। यहां से मैं इसको जिंदा साबित करने में लगने वाला हूं, और ये बताऊंगा आपको कि ये लिविंग बॉडी भी है। लिविंग बॉडी क्यों है भाई साहब? क्योंकि जैसे जो लिविंग चीजें होती है ना, जीवित जीव होते हैं, पहले क्या होता है? उनका जन्म होता है। तो मिट्टी का भी जन्म हुआ है, जल में माटी, माइक्रोब्स की तरह धीरे धीरे इसका विकास होता है। जैसे हम लोग माइक्रोब्स, उनका जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे हमारा विकास हुआ, तो मिट्टी का भी तो हुआ भाई साहब। जीवित पदार्थों की तरह ही मिट्टी का भी धीरे धीरे विकास हुआ, जन्म हुआ। पेत्रक पदार्थों से, चट्टानों से हुआ। इसकी मम्मी कौन है? इसके पापा कौन है? इसके तो चट्टान है, चट्टान है, चट्टानों से हुआ। और ये फिर पूरी डेवलप हो गई तो प्रोफाइल के रूप में विकसित हो गई। प्रोफाइल में आपको पहले भी बता चुका हूं, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल, मृदा की खड़ी काट, है ना, ओ ए बी सी ऐसे होराइजन दिखते हैं। तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है क्योंकि इसका खुद का अस्तित्व है, इसके खुद के स्पेशल गुण होते हैं, है ना, जो अलग भी होते हैं। ये एक जीवित भी है क्योंकि जीवित पदार्थों की तरह इसका धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। जिस तरह से हमारा जन्म हमारे, है ना, मम्मी पापा या जो है ना पेत्रक की वजह से हुआ है, इसके भी जो है ना पेरेंट मटेरियल है, चट्टाने हैं जिनसे ये बनी है। हम लोग भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ये भी विकास करती है। हम लोग भी पूरे डेवलप होके पूरे इंसान बन जाते हैं, तो ये भी पूरी प्रोफाइल बन जाती है भाई साहब। करेक्ट है? अब मैं ये साबित करूंगा कि ये तो डायनेमिक पिंड भी है। नेचुरल मैंने साबित कर दिया क्योंकि जीवित जीवों की तरह इसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। पेत्रक पदार्थों से, चट्टानों से ये बनती है, जैसे हम लोग अपने माता पिता से बनते हैं या उनकी वजह से बनते हैं, और ये एक दिन पूरी डेवलप होकर प्रोफाइल बन जाती है, तो हम भी एक दिन पूरे डेवलप हो जाते हैं। इसका मतलब जीवित पिंड है, मानना पड़ेगा आपको। अब कहेंगे हम डायनेमिक नेचुरल बॉडी है। डायनेमिक क्यों कहेंगे? गतिशील प्राकृतिक पिंड क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जीव और सूक्ष्म जीव दोनों को रख के या दोनों की वजह से इसके कामों को अफेक्ट होते हैं। तो मैं इंग्लिश में बता दूं, पहले आपने कहा था सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, आपने कहा सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, अभी बोला प्राकृतिक पिंड है, फिर आपने कहा इसका इंडिपेंडेंट एंटिटी या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, मैंने बोला हाँ होता है। फिर आपने कहा इसके गुण विशेष और विभिन्न है, मींस इट्स क्वालिटीज, इट्स प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट। करेक्ट है? फिर ये लिविंग भी है, सोइल इज जस्ट लाइक ए लिविंग सबस्टांस, लिविंग पिंड, उसकी तरह भी है। क्यों? कारण भी दिया इसने, बिकॉज इट आल्सो गेट्स डेवलप्ड स्लोली, क्योंकि धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ है, जस्ट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म डज, जैसा एक जीवित जीव करता है। थोड़ा और आगे चले, इट इज फॉर्म्ड बाय द पेरेंट मटेरियल्स, ये बनती किससे? जैसे हमें मम्मी पापा की वजह से हमारा जन्म हुआ है, उसी तरह से ये डेवलप होती है पेरेंट मटेरियल या रॉक से होती है, और कंप्लीट प्रोफाइल बढ़ जाती है जब ये पूरी मेच्योर हो जाती है। तो हम भी जब पूरे मेच्योर हो जाते हैं तो पूरे आदमी बन जाते हैं। फिर उसके बाद में सोइल इज आल्सो नोन एज डायनेमिक नेचुरल बॉडी, इसको ना गतिशील प्राकृतिक पिंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? एंड क्यों कहते हैं भाई साहब? क्योंकि ऑर्गेनिज्म रहते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं, और वो इसके
कामों को अफेक्ट भी करते हैं, इसके विशेष कार्य को अफेक्ट भी करते हैं। मुझे लग रहा है शायद मैं अपनी बात समझाने में कामयाब हो रहा हूं। ठीक चल रहा है, समझ में आ रहा है? और आगे बढ़ जाते हैं। मैंने साबित कर दिया है नेचुरल भी है, वो भी है। और करते हैं, चलो और मैं इसके पक्ष में लेके आता हूं कुछ सबूत। हां, सॉइल एक प्राकृतिक पिंड है क्योंकि ये गहरी होती है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये विनाशकारी और संश्लेषण से बनी हुई है। कोई बताएगा किसका विनाश हुआ है, किसका संश्लेषण हुआ है? सीधी बात है, चट्टानों का विनाश हुआ है, मिट्टी का संश्लेषण या निर्माण हुआ है। ठीक है, इन सभी बातों से क्या लग रहा है कि भाई साहब विनाश, संश्लेषण, परिवर्तन सब हो रहे हैं इसके अंदर। तो इन सब बातों से ये लगता है कि भाई साहब नेचुरल तो ये सॉइल तो एक नेचुरल बॉडी है। समझ में आई क्या? नेचुरल बॉडी है, मानना पड़ेगा, क्योंकि इसकी गहराई होती है, मानना पड़ेगा, इसका सरफेस एरिया भी होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। ये विनाशकारी और संश्लेषण से बना हुआ नेचुरल सबस्टांस या पदार्थ है। और इन सब बातों से लगता है कि इसका विनाश और संश्लेषण, परिवर्तन सब हुआ है। इन सब बातों को देख के क्या लगता है कि मिट्टी जो है ना ऑर्गेनिक और मिनरल मैटर से बना हुआ एक प्राकृतिक पिंड है। आंगल भाषा में चलते हैं भाई साहब। सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी, आप माने या ना माने, सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी बिकॉज इट इज डीप या इट हैज डेप्थ एंड आल्सो हैज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया भी है। इट इज ए नेचुरल सबस्टांस प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव एंड सिंथेटिक प्रोसेस। किसी का डिस्ट्रक्शन हुआ है, विनाश, और किसी का निर्माण हुआ है, सिंथेसिस हुआ है। थस इस प्रकार द सॉइल फुलफिल्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नेचुरल सबस्टांस। सबका जो एक सबस्टांस के साथ होता है नेचुरल के साथ, वैसे सारी चीजों को ये उसी तरह से करती है। जैसे डिस्ट्रक्शन, विनाश भी होता है इसका, किसी का विनाश होता है, रॉक्स का होता है, सिंथेसिस या निर्माण भी होता है, चेंज भी, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, परिवर्तन भी होता है इसके अंदर। और इन सब बातों से हम पाते हैं कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी है, खनिज पदार्थों की बनी हुई और कार्बनिक पदार्थों की बनी हुई। तो ये सारी बातें ये साबित करती है कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी है, थी और रहेगी। अब लेते हैं सॉइल जो है ना भाई, वो प्लांट ग्रोथ के लिए कैसे एक मीडियम है। सॉइल एज ए मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, पादप वृद्धि के लिए माध्यम मृदा होती है। मृदा पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम है। कैसे? देखिए, सॉइल को अफेक्ट करने वाले 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं, या यूं कहे कि सॉरी, सॉइल क्या, प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले, पादप वृद्धि को अफेक्ट करने वाले 3 ग्रुप में बटे होते हैं फैक्टर्स, सारे 3 पार्ट्स में बटे होते हैं। एक क्लाइमेटिक फैक्टर, एक भाई साहब आपका ना बायोलॉजिकल या जैविक कारक, जीवीय कारक या बायोटिक फैक्टर, और तीसरा आपका आ गया मृदीय या इडेफिक फैक्टर। मैं फिर रिपीट करता हूं, प्लांट ग्रोथ को या पादप वृद्धि को जो अफेक्ट करने वाले या प्रभावित करने वाले कारक है, उनको 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। एक तो है जलवायुवीय, जिनको कहते क्लाइमेटिक फैक्टर, दूसरा तो बायोटिक फैक्टर, जिसको कहते जैवीय कारक, और तीसरा है एडेफिक फैक्टर या मृदीय कारक। अब इनमें से 2 है ना बाबा, 2 कौन कौन से? क्लाइमेटिक और बायोटिक। इनको तो मैं पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम यहां कोई मीटरोलॉजी तो पढ़ने आ रहे, मीटरोलॉजी तो पढ़ना आ रहे, हम लोग तो सॉइल पढ़ रहे हैं। तो क्लाइमेटिक फैक्टर या बायोटिक फैक्टर इनको तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम सीधा पढ़ेंगे यहां सॉइल साइंस में केवल मृदीय कारक या इडेफिक फैक्टर पढ़ेंगे। तो अब एक एक को लेकर मृदीय पढ़ेंगे, बस हम केवल एक पढ़ेंगे, क्योंकि सॉइल साइंस है। क्लाइमेट का यहां कोई लेना देना नहीं है, जीवों का यहां कोई लेना देना नहीं है, केवल लेना देना किसका है? एडेफिक फैक्टर या मृदीय कारकों का। मृदा वाले कारक पढ़ेंगे। अब मृदा वाले कारक में वो वाले सारे कारक आते हैं जो मृदा की भौतिक, बोले तो फिजिकल, रासायनिक या है ना जैविक, इनमें और इनके अंदर होने वाली सारी प्रक्रियाएं इनको अफेक्ट करते हैं। मृदीय कारक में कौन कौन कारक आएंगे? जो मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को, और मृदा में होने वाले सारे जो प्रक्रम है, फंक्शंस है, उन सबको, खनिजों को, मिनरल्स को और जल देने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, उनको पढ़ेंगे हम। तो एडेफिक फैक्टर किस किस को इंक्लूड कर रहा है बताइए। देखिए, एडेफिक फैक्टर्स इंक्लूड्स ऑल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, अफेक्ट ऑल द प्रोसेस ऑफ सॉइल, इट्स कैपेसिटी टू प्रोवाइड वाटर, न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। यानी कि मृदीय कारक या मृदा वाले जो कारक को किस किस चीज को अफेक्ट करते हैं? बोला सर मृदा के भौतिक, जैविक, रासायनिक गुणों को,
उसके अंदर चलने वाली प्रक्रियाओं को या प्रक्रमों को, खनिज या न्यूट्रिएंट्स को देने को और पानी देने को, इन सबको अफेक्ट करते हैं। अब हम लोग लेते हैं क्या क्या देती है मिट्टी, क्या क्या देती है पादप वृद्धि के लिए। तो मृदा पौधों की वृद्धि के लिए क्या क्या देती है, एक एक को लेने वाले हैं। सॉइल प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एसेंशियल कंडीशन फॉर प्लांट ग्रोथ विच आर मेंशन बिलो। और ये देखो क्या क्या देती है। पहले तो न्यूट्रिएंट देती है। आते हैं कि न्यूट्रिएंट किसी को? न्यूट्रिएंट आते हैं क्या बाबा? आते हैं। जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है ना, इनको बाबा दो ग्रुप में बांटने का रे। कितने ग्रुप में बांटने का? दो ग्रुप में बांटने का। दो ग्रुप कौन कौन से आता है? बच्चों को आता है। एक तो आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, ऊपर वालों सब देख रो, और यहां पे न्यूट्रिएंट्स है मैक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हिंदी वाले बच्चे ना इनको वृहत आवश्यक पोषक तत्व भी कह देते रे बाबा। जो कंडक्टर को ना परिचालक बोलते हैं उनकी बात है। वृहत आवश्यक पोषक तत्व है ना। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको कहते हैं सूक्ष्म आवश्यक पोषक तत्व रे बाबा, हिंदी में ऐसे बोलते हैं इनको, है ना। और ये ना 1 ppm से कम तो ज्यादा चाहिए मैक्रो। मैक्रो ये मारो 1 ppm से ज्यादा चाहे ये मैक्रो, 1 ppm ज्यादा चाहिए। माइक्रो 1 ppm से कम चाहिए रे बाबा, 1 ppm से कम चाहिए। सही चल रहा है भाई। अब कौन कौन से होते हैं मैक्रो? CHO, NPK, CHO, ऐसे याद करते हैं। CHO, NPK, CHO, NPK, CAMGS, ये मैक्रो है। CHO, NPK, CAMGS। अब आते हैं माइक्रो। फेकुया मंजन बम्मोय निकल, इसकी ट्रिक है। फेकुया मंजन बम्मोय निकल। फेकू 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 FECU, मन जन ब मो निकल। फेको ये मंजन बम्मो ये निकल। इनकी ट्रिक क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट की? ये है फेको मंजन, मैंने मंजन फेंका और बम्मो निकल के आ गया। फेको ये मंजन बम्मो ये निकल। FECU, Mn, Zn, बोरॉन, मोलिब्डेनम, निकल एंड 17 नहीं हो गए क्या? गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 हो गए ना। एक पौधे को अपनी जिंदगी पूरा करने के लिए, एक पौधे को अपनी जिंदगी पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्व चाहिए भाई साहब। 17 चाहिए ना। तो 17 के 17 में से ज्यादातर पोषक तत्व ना मिट्टी देवे है, खाद मिट्टी उर्वरक इनसे ही मिलते हैं। करेक्ट है। अब इनमें भी ये बांटे हुए देखो, कभी और कोई आगे क्लासिफिकेशन बैठे तो ये जो है ना, ये इनको फिर दो ग्रुप में बांटते हैं। NPK प्राथमिक, एक तो होते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट या इनको मेजर भी कहते हैं। NPK प्राथमिक, NPK मेजर, NPK प्राथमिक, NPK मेजर। और सेकेंडरी CAMGS, इनको बोलते हैं सेकेंडरी या गौण या द्वितीय पोषक तत्व। सेकेंडरी या द्वितीय गौण पोषक तत्व कौन से हो गए? CAMGS। ये ऐसे हो गए। इतने पोषक तत्व जी, कितने पोषक तत्व? इतने सारे। ये क्लासिफिकेशन खतरनाक क्लासिफिकेशन है बाबा। 1 ppm ज्यादा चाहिए उनको मैक्रो बोलते हैं बाबा। 1 ppm क्या होता है? ppm बोले तो mg पर लीटर। ppm बराबर mg पर लीटर, ppm बराबर mg पर लीटर, ppm बराबर पापा 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 पापा, ppm बराबर mg पर लीटर, ppm बराबर mg पर लीटर। करेक्ट है भाई।
तो सारे न्यूट्रिएंट देती है, पूरे न्यूट्रिएंट देती है बाबा। CHO NPK CAMGS है ना, फेकू मंजन सब देती है, सॉइल सब देती है रे बाबा। ऑल प्लांट रिक्वायर्ड कार्बन, सारे न्यूट्रिएंट्स देती है, ऑल प्लांट्स रिक्वायर्ड, जो भी है ना रिक्वायर्ड, हाइट CHO NPK सारे देती है रे भाई। देती है कि नहीं देती? अब इनमें से भी जो नाइट्रोजन होती है ना, सब देती है, फास्फोरस पोटेशियम ये सारे मृदा से मिलते हैं सब। मिट्टी से फास्फोरस, मिट्टी से पोटेशियम, मिट्टी से गंधक, कैल्शियम, लोहा, मैंगनीज, ये सब मिट्टी से मिलते हैं। मिट्टी से क्या क्या मिल रहे हैं? मिट्टी से फास्फोरस, ये मिट्टी से देखो, मिट्टी से क्या क्या मिलता है? मिट्टी आइए, मिट्टी से, सॉइल से फास्फोरस, मिट्टी से पोटेशियम, मिट्टी से सल्फर, कैल्शियम, आयरन, बोरोन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। इधर देख लो भाई साहब, हिंदी में देख लो, कंडक्टर को परिचालक कहने वाले देख लो, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, कैल्शियम, आयरन, बोरोन, मैंगनीज, जिंक, तांबा, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ये तो केवल मिट्टी से मिलते रहे बाबा, मिट्टी से। किधर से मिलते रहे बाबा? सॉइल से, फ्रॉम द सॉइल। करेक्ट भाई? अब कुछ ऐसे भी है जैसे नाइट्रोजन दीदी, ये तो हवा से भी मिलती है और मिट्टी से मिलती है। नाइट्रोजन कहां से मिलती है? नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल एंड एयर। एयर से भी आती है नाइट्रोजन। एयर से कहां आती है? एयर से आवा है अजोटोबैक्टर, राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, ये सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं? खींचना नाइट्रोजन, एनवायरमेंट से खींचना नाइट्रोजन, मिट्टी में ऐसे लाते रहते हैं। ठीक है भाई साहब, ये ऊपर वाले तो किससे आ रहे हैं? ये तो भाई साहब अकेले मिट्टी से आ रहे हैं। फिर नाइट्रोजन दीदी तो दोनों से आ रही है ना बाबा, मृदा से भी आ रही है, हवा से भी आ रही है, नहीं आ रही। अब हवा से कौन आते हैं? अकेले हवा और पानी से, हवा और पानी से देखो तीन आते हैं बाबा, CHO, हवा पानी से CHO, हमारा पानी से CHO। कुछ बैठोगे? मैं एक बार और बता देता हूं भाई, थोड़े है ना आदमियों की तरह बता देता हूं रे बाबा। ये देखो कौन किस किस से आती है, मैं जगह बना लेता हूं। आपको कोई पूछे मिट्टी से क्या क्या आता है, सॉइल से क्या क्या आता है बाबा, कोई कहे सॉइल से क्या क्या आता है, तो लिस्ट बनाने का रे बाबा। सॉइल से क्या क्या आता है? सर फास्फोरस आता है, पोटेशियम आता है। क्या बोला मैंने? फास्फोरस आता है, पोटेशियम आता है। करेक्ट चल रहा भाई? सल्फर आता है, कैल्शियम आता है, सल्फर आता है, कैल्शियम आता है, बोरोन आता है, मोलिब्डेनम आता है। आते हैं कि नहीं आते हैं? है ना। इसके अलावा जिंक आता है, कॉपर आता है, जिंक आ गया, कॉपर आ गया, मैंगनीज आ गया। ये सारे किससे आते हैं? फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन आता है, बोरोन आ गया, मोलिब्डेनम आ गया, है ना, मैंगनीज आ गया। ये सारे किससे आते हैं? ये सॉइल से आते हैं, मिट्टी से आते हैं। अब ये बताओ नाइट्रोजन कहां से आती है? नाइट्रोजन तो सॉइल से भी आती, नाइट्रोजन तो एयर से भी आती। इन दोनों से कौन आ गई तेरी? नाइट्रोजन। करेक्ट भाई? है ना, मिट्टी और हवा दोनों से आती है नाइट्रोजन। उसके बाद में पानी से और हवा से, दो से, यानी कि एयर से और वाटर से। इन दोनों से क्या क्या आता है? CHO। पानी हवा से CHO, पानी हवा से CHO। तो मृदा और वायु से नाइट्रोजन आ गई, N2 आ गई, और हवा और पानी से CHO आ गया भाई, C भी आ गया, H भी आ गया, O भी आ गया। आई थिंक अब समझ में आ गई आपके मस्त वाली आ गई। अब एक एक को हो गया। अब एक एक को लेना पड़ेगा अपने को। पहले एक एक को ले लिया ना हमने, पहले तो न्यूट्रिएंट्स ले लिया, ये सारे पढ़ा दिए भाई साहब मैंने। अब और दूसरा क्या आता है? मिट्टी से। पानी भी तो आता है मिट्टी से। हाँ आता है, पानी भी तो मिट्टी से आता है भाई साहब। ये भी तो मृदा का ही एक अंग है, इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सॉइल है भी। और सबसे ज्यादा पौधा पानी लेता है, जितने भी लेवे न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा है पानी, सबसे ज्यादा पानी लेता है। मिट्टी से जितने भी न्यूट्रिएंट्स या खाद्य पदार्थ या मिनरल्स लेता है, या पदार्थ लेता है यूं कह दो, उनमें पानी सबसे ज्यादा होता है। जितना पानी लेता है ना बाबा,
जितना पानी लेता है ना उतना कोई भी ना तो एन लेता, ना पी लेता, ना के लेता, कुछ भी नहीं लेता। तो पौधों के लिए क्या है, जितने खाद्य पदार्थ होते हैं, जितने मिनरल है, जितने सबस्टांस है, उनमें पानी सबसे ज्यादा लेता है। अब पानी क्यों चाहिए रे बाबा, पानी क्यों चाहिए? क्योंकि पानी देखो कई काम आता है। पानी एक तो पौधों की संख्या बढ़ाता है। अगर पानी कम होगा ना तो कोशिकाओं का विस्तार रुक जाएगा, कोशिकाओं का फैलाव रुक जाएगा और कोशिका का विभाजन भी रुक जाएगा। अगर नहीं पानी तो रुक गया डिवीजन, कोशिका विभाजन रुक गया। अगर नहीं पानी तो रुक गया इलोंगेशन, बड़ा होना भी रुक गया। तो इफ अमाउंट ऑफ वाटर इज लो, पानी कम है, प्लांट्स पौधों के अंदर इलोंगेशन एंड डिवीजन ऑफ सेल विल बी लेस, कम हो जाएगा। पानी नहीं तो सेल डिवीजन नहीं, पानी नहीं तो सेल इलोंगेशन नहीं। तो मुझको पानी लाके दो, सेल डिवीजन करना है, और थोड़ा पानी लाके दो, सेल की साइज बढ़ानी है। और भी मुझको पानी लाके दो, फोटोसिंथेसिस करना है। फोटोसिंथेसिस नहीं करता, अरे फोटोसिंथेसिस 6 सिलेंडर से औड़ो 6 बाल्टी पानी की। कोई अगर आपको कभी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूछ ले तो बहुत इजी है, 6 सिलेंडर से औड़ो 6 बाल्टी पानी की। हरे पौधे को दे आओ, हरे पौधे को दे आओ, आम 15 दिन में ले आओ। लेकिन पेड़ आम का होना चाहिए रे बाबा, आंकड़ा के तो पाड्या लागे रे, आंकड़ा के तो पाड्या लागे छे, पाड्या। तो यही तो हो गया, 6 सिलेंडर तो CO2 के ले लो, 6 बाल्टी पानी की ले लो। बस सूर्य का प्रकाश आना चाहिए रे, थोड़ा सा पर्णरित होना चाहिए, क्लोरोफिल। क्या बन जाता है, आम बन जाते हैं, अमरूद बन जाते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। आम बन जाते हैं, अमरूद बन जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो बाबा पानी चाहिए कि नहीं, बताओ आप तो। नहीं, मेरे को तो आप एक ही बात का जवाब दे दो, पानी चाहिए कि नहीं। भाई साहब पानी चाहिए, खतरनाक चाहिए, 6 चाहिए, 6 मॉलिक्यूल चाहिए, तब फोटोसिंथेसिस होता है। इसका मतलब पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट निकला रे बाबा, पानी तो बड़ा काम का निकला। काम का नहीं निकला, पानी की वजह से सेल डिवीजन हुआ रे बाबा, पानी की वजह से सेल डिवीजन हुआ, पानी की वजह से सेल इलोंगेशन या विस्तार हुआ, और पानी की वजह से ही प्रकाश संश्लेषण हुआ। नहीं तो फिर ये भी धीरे हो जाएगा। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड इन इट्स डेफिशिएंसी, फिर सारा का सारा मामला डाउन हो जाएगा बाबा। एंड इन इट्स डेफिशिएंसी दिस एसेंशियल प्रोसेस, व्हिच वन इज द एसेंशियल प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, ये स्लो डाउन हो जाती है। समझ में आया क्या? दोबारा देखो, पानी सेल डिवीजन कराता तो उसकी कमी से सेल डिवीजन रुक जाएगा। पानी सेल इलोंगेशन यानी साइज बढ़ाता, उसकी कमी से उसका साइज बढ़ना भी रुक जाएगा। पानी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए रे बाबा, प्रकाशन के लिए चाहिए 6 सिलेंडर CO2, 6 बाल्टी पानी की। तो पानी तो चाहिए ना, तभी तो सारा का सारा उसका आम अमरूद लगेंगे, नहीं तो उसके बिना सारी क्रियाएं धीमी पड़ जाएगी, ये फोटोसिंथेसिस क्रिया। तीसरा, पानी ना सोलवेंट है रे बाबा, बहुत अच्छा सोलवेंट है, विलायक है। जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं ना, न्यूट्रिएंट, वो घुल घुल के ही जाते हैं पौधे के अंदर। हाँ, घुल के जाते हैं, न्यूट्रिएंट घुल के जाते हैं, यस, घुल के जाते हैं न्यूट्रिएंट। अरे न्यूट्रिएंट घुल के जाते हैं भाई पटेल है, न्यूट्रिएंट। ऐसे थोड़ी होता है पौधा, कोई उसको ले जाके आपने टॉफी दिया, उसका उसने रेपर उठाया और हटा के रेपर उठा के खा लिया, चबड़ चबड़। पौधा ना करे, यहाँ पौधे में तो गुड़ गुड़ के जावा है, गुड़ गुड़ के। इसका मतलब पानी की वजह से क्या करता है, पोषक तत्व तो गुड़ जाते हैं बाबा और पौधों के लिए चले जाते हैं। और पानी खुद भी पोषक है, उसके लिए पानी पोषक तत्व को घोलता भी है और खुद भी प्लांट्स के लिए एक पोषक का काम ही करता है। तो वाटर इज ए गुड सोलवेंट and dissolve the nutrients and also act as a nutrient for the plant themselves। समझ में आ गया बाबा? पानी क्या है, सबको घोलने वाला, सबको घोल लेता हूं। NPK, CA, MgS, FeCu, Mn, Zn, बोरोन, मोलिब्डेनम, सबको घोल लेता है और फिर प्लांट्स में चला जाता है। इसके अलावा खुद भी न्यूट्रिएंट, पानी खुद भी चाहिए, पौधों को चाहिए ना, ट्रांसपायरेशन कर रहा है, ऊपर जा रहा है पानी, ये सारा। और पानी जो है ना बेटा, अभी पूरा नहीं हुआ, पानी मिनरल्स के चारों तरफ भी घूमता रहता है, ऑर्गेनिक मैटर के चारों तरफ भी घूमता रहता है। उससे पहले मृदा का ताप और मृदा वायु भी पानी से ही कंट्रोल रहते हैं। सोचो कभी ऐसा हो,
सोचो कभी ऐसा हो, कभी आपने सोइल का कंपोजिशन पढ़ा है? सोइल का कंपोजिशन ऐसे ऐसे पढ़ा हो कभी आपने? यस सर। सोइल के कितने पार्ट होते हैं? 2 होते हैं सर। 2 कौन कौन से होते हैं सर? एक सॉलिड होता है, एक पोर स्पेस होता है सर। ये सोइल है, इसके 2 भाग कर दिए। ये तो कौन हो गया? सॉलिड। कौन सा लिड? सॉलिड। ये कौन हो गया सर? रंध्रावकाश, पोर स्पेस। 50-50 हो गए ना? सॉलिड या ठोस कितना होता है बाबा? बोला बाबा 50% होता है। और ये पोर स्पेस या रंध्रावकाश कितना रे बाबा? रंध्रावकाश ये भी 50% होता है बाबा, 50%। आधा आधा हो गया ना? आधा आधा हो गया ना? इस रंध्रावकाश में आधी में हवा होती है, 25% में क्या होता है? एयर होती है, और 25% में क्या होता है बाबा? वाटर होता है। तो भाई साहब बिसाब, ये मृदा, वायु, जल, ये इसी से कंट्रोल रहते हैं। किससे? पानी से। मान लो पानी 25 है, तब तक ये हवा भी 25 है। जब ये पानी बढ़ेगा ना, तो हवा को वहां से जाना पड़ेगा रे बाबा। पानी तो पानी क्या करता है? हवा की मात्रा को भी, मिट्टी के ताप को भी मेंटेन करता है। सॉइल टेम्परेचर, मृदा की हवा कितनी होगी वो भी पानी डिसाइड करता है। पानी ज्यादा होगा तो हवा कम हो जाएगी, 25 से कम हो जाएगी। इधर वाला कौन है? ठोस। ठोस में भी ध्यान आपको क्या होता है? 45% तो इनऑर्गेनिक या मिनरल होते हैं, खनिज। 45 तो खनिज है, और 5% होता है जीवांश या ऑर्गेनिक मैटर। जीवांश या ऑर्गेनिक मैटर, राइट है। तो ये भी काम इसी का है, पानी का ही काम है रे बाबा। कौन सा पानी का काम है? सोइल के टेम्परेचर को मेंटेन करना, सोइल के अंदर की हवा को ज्यादा या कम नहीं होने देना, ये भी इसी का काम है। और अगला काम है मिनरल, जितने भी खनिज है ना मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी रॉक से बनती है और रॉक खनिजों से बनती है, इसका मतलब मिट्टी में भी खनिज होते हैं, मिनरल होते हैं। जीवांश पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? जो पेड़ पौधों से या जंतुओं से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। और मिनरल क्या हो गए? खनिज क्या हो गए? वो चट्टानों से मिलते हैं डायरेक्टली, जो अभी बताया मैंने। ये कितना था सर? 45%। और ये कितना था सर? 5%। और दोनों को मिला क्या बोलते हैं सर? ठोस बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। तो इन खनिज के, जैसे को आपको देखो ये दिख रहा है ना मिट्टी के कण से, इनके चारों तरफ भी पानी इनको गोल, मतलब इनके चारों तरफ चिपका रहता है। गोलेगा तो खैर नहीं, पर इनके चारों तरफ घूमता रहता है। इस घूमने से क्या होगा? कई सारे पदार्थ गुड़ जाते हैं। भले ही आपका मिट्टी का पार्टिकल नहीं गुड़ रहा हो, लेकिन उसके आसपास के न्यूट्रिएंट्स है, उसके आसपास के जो सॉल्ट है, वो ये घोल के और सॉइल सॉल्यूशन बढ़ा देता है। मिट्टी के कणों के बीच बीच की जो जगह है ना, ये वाली, इस जगह में क्या करता है? इनको गोल गोल के, सारे सबस्टांस को गोल गोल के, और क्या बना देता है? सॉइल सॉल्यूशन। तो वाटर मूव्स अराउंड द मिनरल्स, पानी घूमता है खनिजों के चारों ओर, एंड ऑर्गेनिक मैटर, जीवांश पदार्थ के चारों ओर, और कई सारे डिजोल्व मेनी सबस्टांसेज, कई सारे पदार्थों को गोल देता है। और क्या बन जाता है उससे? मृदा विलयन या मृदा गोल बन जाता है। तो खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थों के चारों तरफ पानी घूमता रहता है, और कई पदार्थों को गोल गोल के मृदा विलयन बनाता है। समझ में आता है? हो गया। अब इसके बाद में जड़ों के लिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन भी देता है रे तेरा मिट्टी। मिट्टी चल रही है ना भाई, तो ये जड़ों के लिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन भी तो दे रही है। आप मृदीय कारक पढ़ रहे भाई साहब, मृदा के कारक, तो जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन भी दे रही है। सप्लाइज ऑक्सीजन फॉर रूट रेस्पिरेशन। सारे जीवित पदार्थ, चाहे जंतु है, पौधे, उनके लिए श्वसन जरूरी है, और श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। पौधों को श्वसन, पौधों को श्वसन करना है, हमें भी श्वसन करना है, और श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेनी है। तो जीवों के लिए श्वसन जरूरी, श्वसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी, और पौधों की जड़ों के लिए जो श्वसन होगा ना भाई, जड़ों के लिए, रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, एनिमल एंड प्लांट्स, एंड ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल एयर। अब जितने भी जड़ों को तो भैया मिट्टी ही देती है ऑक्सीजन, जड़ों को तो मिट्टी ही देती, ऑक्सीजन तो मिट्टी ही देती। तो जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन मृदा वायु से आती, और मृदा वायु में देखो कितनी कितनी ऑक्सीजन है? 20.3 ऑक्सीजन, 79.01 नाइट्रोजन, 0.3 CO2 आती है। CO2 रही है, CO2 मिट्टी में 10 गुना होती है। अगर आप एनवायरमेंट में जाओगे ना, वायुमंडल में या एनवायरमेंट में CO2 वो होती है 0.04%। हालांकि 0.4 जो है ना वो इस पे आता है,
इंटरनेट पे अपडेट है। वास्तव में अगर आप बुक्स में पढ़ोगे ना, बुक्स के अंदर तो दिया हुआ है 0.03%। अब 0.03% तो हवा में है और 0.3% आपका एनवायरमेंट में है, तो 10 गुना ज्यादा होता है मिट्टी के अंदर। सॉरी, 0.3% मिट्टी के अंदर है, तो इधर 0.03 हो गया किताबों के हिसाब से। ओरिजिनली तो 0.04% है वायुमंडल में, एनवायरमेंट में, और मिट्टी में कितना हो गया 0.3। तो हवा से या वातावरण से 10 गुना ज्यादा CO2 मिलती है मिट्टी में। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बाबा, तगड़ा वाला। आया क्या? तो मिट्टी ही क्या कहती है? जड़ों के लिए श्वसन, श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और मिट्टी में कितनी ऑक्सीजन है? ओ 20.3%, 20.3%। और 79.01% नाइट्रोजन हो गई और 0.3% CO2 की। जनरली 20.3% ऑक्सीजन, 79.01% नाइट्रोजन एंड 0.3% CO2। और ये आती किधर से रे बाबा? सॉइल एयर से आती है। किधर से आती है? और अगर सही ऑक्सीजन नहीं मिले, मान लो, है ना, अगर मृदा वायु में सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिले तो पौधों की जड़ों का विकास नहीं होगा, जड़ों की ग्रोथ रुक जाएगी। तो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल एयर द रूट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट ग्रो नहीं कर पाएगी और प्लांट ग्रोथ भी रुक जाती है। चौथा मिट्टी का काम है मैकेनिकल सपोर्ट। मिट्टी क्या करती है? यांत्रिक सहारा देती है। यांत्रिक सहारा कैसे? मिट्टी ऐसी भौतिक और रासायनिक दशाएं उत्पन्न करती है जिससे जड़ें आराम से मृदा में घुस जाती है और घुस के आराम से फैल जाती है। तो जड़ों का मिट्टी में जाना, फैल जाना, पौधे को खड़ा रखना अपने ऊपर, यह कहलाता है मैकेनिकल सपोर्ट। क्या कहलाता है बाबा? मैकेनिकल सपोर्ट। तो क्या मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देती? दे रही है ना भाई साहब। भौतिक और रासायनिक दशाएं ऐसी पैदा करती है कि जड़ें आसानी से फैल जाती है, जड़ें आसानी से गहराई में चली जाती है। सम सॉइल्स हैव सच बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच रूट्स ऑफ द प्लांट कैन पेनेट्रेट, आराम से पेनेट्रेट कर जाती है, चली जाती है ना, और गहराई में, एंड गेट स्प्रेड इजीली, और आराम से फैल जाती है। और क्या मैकेनिकल सपोर्ट देती है ना? वो मिट्टियां बहुत अच्छी मानी जाती है जो पौधे को विंड फर्म रखती है। वृद्धि करने वाले पौधों को पवन दृढ़ रखती है। वाट पवन दृढ़, कोई हवा उसको गिरा नहीं पाए, वो मिट्टी आदर्श मानी जाती है। मतलब जड़ें इतनी गहराई तक चलेगी कि कितनी भी तेज आंधी आओ, तूफान आओ, पौधा गिरता नहीं है। विंड फर्म होता, पवन दृढ़ होता है। दूसरा, वो जला बहाव भी सहन कराए। पानी नहीं है तो भी पौधा खड़ा रह जाए, ऐसी मिट्टियां आदर्श मिट्टियां मानी जाती है। जो पौधे को हवा में गिरने नहीं दे, जो पौधे को ड्रोट रेजिस्टेंट बनाते, मतलब सूखे को सहन करने में हेल्प करे। इसके अलावा भी एक आयतन जो है ना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की शक्ति दे, है ना, शोषित कर पाए, पौधे आराम से ले पाए, वो मिट्टी आइडियल मानी जाती है। तो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज कंसिडर्ड प्रॉपर टू बी एन आइडियल सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ, एज प्लांट ग्रोइंग इन सच टाइप ऑफ सॉइल विल बी विंड फर्म, हवा से गिरेंगे नहीं, ड्रोट रेजिस्टेंट होंगे और आराम से न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज्यादा वॉल्यूम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा और भी देखो, पौधों की जड़ें जो होती है ना, वो कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगी अगर थोड़ा सा भी नीचे हार्ड लेयर है, या फिर इनफर्टाइल होराइजन है, उर्वर संस्तर, मतलब जिसमें पोषक तत्व ही है, ऐसे बिना पोषक तत्व का होराइजन है, या नमी बिल्कुल ही कम है, या फिर विषैले लवण इकट्ठे हो गए, वहां तो बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो पौधे की जड़ें प्राकृतिक या कृत्रिम अगर हार्ड लेयर आ गई, नीचे पत्थर आ गया थोड़ा नीचे, जड़ें फिर वृद्धि नहीं कर पाएगी। अगर होराइजन OABC जो होराइजन जिनको आप सेंसर कहते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो भी जड़ें वृद्धि नहीं कर पाएगी, जड़ों का ग्रोथ नहीं होगा। और नमी अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ कीचड़ है तो भी नहीं कर पाएगी, और कम है तो भी नहीं कर पाएगी, और जहरीले साल्ट है, विषैले साल्ट है, लवण है, तो भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी या प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो प्लांट रूट्स डू नॉट ग्रो प्रॉपरली इन दिस कंडीशन, लाइक प्रेजेंस ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल हार्ड लेयर्स, तो ग्रो नहीं कर पाएगी जड़। इनफर्टाइल्स होराइजन्स, अगर न्यूट्रिएंट नहीं है होराइजन्स के अंदर, फर्टाइल नहीं है तो नहीं कर पाएगी। एक्सेसिव और मिनिमल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ज्यादा या कम पानी है तो नहीं कर पाएगी। और अगर टॉक्सिक सबस्टांस है तो भी नहीं कर पाएगी ग्रोथ। समझ में आ गया क्या? इन सब के अलावा भी कई चीजें और चाहिए। ये जो सारी चीजें दे रही है ना, इसके अलावा भी देखो क्या क्या, पौधों की वृद्धि के लिए ऊपर वाली सारी बातें आ गई, पानी आ गया, हवा आ गई, मैकेनिकल सपोर्ट आ गया। लेकिन इनके अलावा भी कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है मिट्टी में, जैसे मृदा ताप।
मृदा ताप का सही होना बहुत जरूरी है बेटा, सॉइल टेम्परेचर का सही होना जरूरी है। पौधों की वृद्धि के अलावा ऊपर जो बातें आई उसके अलावा और क्या चाहिए, मृदा ताप सही होना चाहिए, क्योंकि सही ताप रहेगा तो आराम से न्यूट्रिएंट्स पौधे ले पाएंगे, आराम से जल को ले पाएंगे, जल का एब्जॉर्प्शन या वाटर एब्जॉर्प्शन कर पाएंगे, जड़ों की वृद्धि प्रभावित नहीं होगी या जड़ों की वृद्धि सही होती रहेगी। और इन सब बातों को मिला के ये कह सकते हैं कि पौधों को ग्रोथ करने के लिए मिट्टी चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो इन सब के अलावा देखो, बिसाइड सच फेवरेबल कंडीशन जो ऊपर आई ना, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये सारे, इनके अलावा भी सॉइल टेम्परेचर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ बिकॉज इट अफेक्ट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट्स लेने को अफेक्ट करता है सॉइल टेम्परेचर, मिनरल्स को अफेक्ट करता है, और वाटर लेने को, न्यूट्रिएंट्स को, रूट की डेवलपमेंट को, इन सबको अफेक्ट कर सकता है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि मिट्टी का डेवलपमेंट तभी बढ़िया होगा जब सॉइल अच्छी होती है। समझ में आ गयो। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, बहुत लंबा हो गया, मुझे लग रहा है आज पहला ही दिन है, कई सारे बच्चे परेशान हो गए होंगे। कुछ अच्छा लगा हो तो अच्छा लिखना बेटा, बुरा लगा हो और क्या सुधार हो सकता है तो जरूर बताना। और बहुत मजा आने वाला है, अभी धीरे 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 ये रफ्तार पकड़ेगी, आप लोग इसको बार बार देखिए, बार बार समझिए, है ना, और फायदा उठाइए बेटा, अच्छा करिए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते रहिए, जीवन में जो है ना तूफान मचाते रहिए, गदर मचाते रहिए, दुनिया के लिए मिसाल बनते रहिए, तूफान बनते रहिए, हर किसी के लिए एक आइडियल इंसान बन जाए। इन सभी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खेर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सा।